आज मार्केट की रणनीति क्या है और साथ ही साथ ये जो 3-4 दिन की गिरावट आई थी, क्या वो थम गई है, शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला शुरू होगा, क्या बिना रिलायंस के शुरू होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए दो हिस्सों में हम बाजार को पहले डिस्कस करते हैं, पहला ग्लोबल फिर दूसरा डोमेस्टिक। अजय गुड मॉर्निंग। पहले ग्लोबल वाले हिस्से पे ही आते हैं, जरा ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप वगैरह समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक वगैरह के बारे में भी बताइएगा। तो ग्लोबल में आपने ऐसी क्या चीज़ नोटिस की है जो इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या टेक शेयर की तेजी या फिर कुछ और? गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें, सबसे खास बात जो मुझे इस समय चौंका दे रही है कि जिस हिसाब से यूएस की यील्ड्स भागे चली जा रही हैं, उसके हिसाब से तो ग्लोबल मार्केट बहुत ज़्यादा रेजिलियंट हैं, बहुत मजबूत हैं। इनफैक्ट अगर आप एशिया को भी देखें, आज काफ़ी सारे एशियन मार्केट्स आज हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले रेट हाइक साइकिल में जो हमने यूएस में देखा, जब जब यील्ड्स भागती थी, चाहे वो यूएस यील्ड हो या वो यूरोपियन यील्ड्स हो, बाजार धराशायी हो जाते थे। लेकिन इस बार ये केस नहीं है। आपने इस बात पे और ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो ये फैक्टर इन कर रही हैं कि रेट हाइक और आएंगे, जो सबको मालूम है। बाजार में आप किसी से ही बात करेंगे, इन्फ्लेशन का रिसेंट डेटा, क्रूड का भाग जाना, नेचुरल गैस का भाग जाना, बहुत सारे एग्री कमोडिटीज का भाग जाना, ये बात दिखा रहा है कि यूएस का बॉन्ड मार्केट या मनी मार्केट भी एक आध और रेट हाइक के लिए तैयार कर रहा है या प्राइस इन कर रहा है। बट आपको अचंभा हुआ होगा ये देखकर कि डॉलर इंडेक्स कल घट गया, 103.5 के करीब पहुंच के कल जो है घट के बंद हुआ है डॉलर इंडेक्स। सो यूएस में क्या हो रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग नोट निकाली चाइना के ऊपर। उन्होंने कहा कि चाइना और रेस्ट ऑफ द मार्केट, वर्ल्ड मार्केट से एक लॉन्ग टर्म ग्राइंडिंग डाइवोर्स के बीच में है। यानी जो यूएस, जो चाइनीज नेगेटिव न्यूज आ रही है, ये पैनिक वाले पॉलिसी डिसीजन, एवरग्रांडे की न्यूज वगैरह, उससे वो डिवोर्स हो रहा है। जब तक कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं होता है इकोनॉमी को लेके, तब तक परेशान यूएस वो पूरे ग्लोबल मार्केट को शायद डिस्टेबलाइज अभी ना करे। यही आप यूएस में भी देख रही हैं कि यील्ड्स के भाग जाने के बाद भी मेरी रीडिंग ये है कि काफी रेजिलिएंट है बाजार। 300-400 पॉइंट घट जाना चाहिए, 2007 से हाईएस्ट, और वो भी ग्रोथ स्टॉक्स चल रहे हैं, लेकिन नहीं आईटी चल रहा है। तो पॉइंट ये है, कल यूबीएस ने यूएस की इकोनॉमी को अपग्रेड किया। राइट। हम आपको बता दें कि आपको लगातार हम बता रहे हैं, सबसे पहले बैंक ऑफ अमेरिका ने किया था। ये चौथी एजेंसी है जिसने यूएस इकोनॉमी को अपग्रेड किया, ये कहते हुए कि रेट हाइक के बाद भी इकोनॉमी में सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा घटने वाली बात नहीं है। फिर आपके पावेल साहब ने कहा था, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर बात है कि यूएस इकोनॉमी में क्रैश लैंडिंग नहीं हो रही है, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। इसीलिए आपको यूएस मार्केट डिस्टेबलाइज होते हुए नजर नहीं आए, इसके बावजूद कि आपकी वहां पे यील्ड्स बहुत जोर से बहुत तेजी बढ़ गई हैं। लेकिन ये मॉनिटरेबल है, इसमें मैं सतर्क रहूंगा, लेकिन मैं जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा। ओके, वेरी नाइसली पुट टुगेदर। सो ये तो रही यूएस मार्केट की बात, लेकिन एक बार 4 बड़े और दूसरे ट्रिगर्स भी देख लेते हैं जो आज के आपके ट्रेड सेटअप के लिए बेहद अहम है। तो ये तो बात हुई यूएस मार्केट्स की, जो हमने बात भी की कि नास्डैक में तेजी देखने को मिली वहां पर, और आप गिफ्ट निफ्टी को देखें तो भी फ्लैट कारोबार कर रहा है। कल हमने भी अच्छी एक रेजिलियंस दिखाई थी अगर रिलायंस ड्राइवर ना होता तो। लेकिन और दूसरे बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? बजाज फाइनेंस का अपग्रेड आया, यहाँ पर एक बड़ी ब्रोकिंग फर्म ने अपग्रेड किया, टारगेट भी ऊपर का रखा है, और अरविंदो फार्मा को जरूर डाउनग्रेड किया। तो वहां पर देखना होगा कि वहां कैसा ट्रेड देखने को मिलता है, प्रेशर दिखता है क्या स्टॉक, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स तो काफी रेजिलिएंट है। यूनियन बैंक का QIP खुला है, 5000 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। PSU बैंक्स कल वैसे भी हमने देखा था, कल प्राइवेट बैंक्स वापस आए थे, तो एक बार देखना होगा यूनियन बैंक पे इंडिविजुअली ट्रेड क्या बनता है। और प्राइमरी मार्केट से एरोफ्लेक्स का जो आज IPO खुलने वाला है, लगभग 350 करोड़ जुटाएगी कंपनी। इस पर भी बात करेंगे कि इस पर पैसा लगाना कितने फायदेमंद होगा। तो ये तो रहे सारे 4 बड़े ट्रिगर्स। पर पहले सबसे पहले अब डोमेस्टिक मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं। कल अजय, अगर रिलायंस एक ड्रैगर ना होता तो शायद हम इतना बुरा नहीं कर रहे थे। रिकवरी ट्रेड था, 19,400 के पास थे आप। देखिए, अगर आप देखें तो कम से कम 6 बार 19,250 से करीब हम जाके रिबाउंड कर रहे हैं। ये मेरे हिसाब से अच्छा साइन है एक्चुअली, क्योंकि हर बार हम उसके करीब जाते हैं 19,200 के करीब, लोगों को लगता है कि ये डाउनसाइड नीचे की खुल रही है, लेकिन आप रिबाउंड भी देखिए, और ये तब हो रहा है जब यूएस बॉन्ड यील्ड भागी चली जा रही है। तो 19,200 19,300 का जोन एक मजबूत सपोर्ट बन के आ रहा है FI आउटफ्लो के बावजूद। पॉइंट नंबर 1 मुझे अच्छा लगा, ये स्क्रीन को देख के बढ़िया लगा। दूसरा पॉइंट कि अगर आप रिलायंस में, तो खैर कल जबरदस्त सेलिंग आई, थोड़ा हाइप भी बन गई थी, बड़ा हिस्सा होल्ड करते हैं। FI की सेलिंग आई, इनफैक्ट $400 मिलियन की सेलिंग की बात थी। नहीं, FI की जियो फाइनेंशियल में भी सेलिंग आई, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, तो वो एक ट्रेड एक बार को हो गया, तो रिलायंस ड्रैग था। लेकिन उसके बाहर अगर आप देखें
तो जितने भी ग्लोबल सेक्टर्स हैं उनमें तेजी थी। आईटी स्टॉक सारे चल रहे थे, परसिस्टेंट, चाहे मिड कैप हो, चाहे कोफोर्ज, एम्फोसिस हो या बड़े वाले हो। जो आपको लगातार बता रहे हैं, यूएस इकोनॉमी अपग्रेड का सीधा ट्रेड आईटी लॉन्ग है, जो हो ही रहा है, हो भी रहा है। करेक्ट। मेटल स्टॉक्स भी कल चल रहे थे, Correct. सारे मेटल स्टॉक्स आपको चलते हुए नजर आए। बैंक्स में भी बहुत ज्यादा कमजोरी बड़ी नहीं थी। अगर आप देखें, प्राइवेट बैंक्स वापस आए। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स तो आए, छोटे बैंक्स, तमिलनाडु कोऑपरेटिव 15% नए लोग नए वहाँ पे एमडी आए। जेएनके बैंक देखिए 10%। करेक्ट। वहाँ पे आरबीएल बैंक चल रहा था। तो मिड कैप में बड़ा बढ़िया एक्शन था। मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे है, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पे है। निफ्टी 1-2% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, चलिए 800 पॉइंट दूर है। 2-2.5%। हाँ। मार्च ये अपनी बैंक निफ्टी 5% दूर है। क्यों दूर है 5%? सीधा तर वहां पर के नहीं, यहां पर भी रेट हाई एक आध शायद और हो। कल इंडिया के लार्जेस्ट फंड ने, जो एसबीआई है, उनके जो फिक्स्ड इनकम मैनेजर है, उन्होंने कमेंट्री दी कि मुझे उम्मीद है शायद एक आध और रेट हाइक आ जाए। जो इंडिया का लार्जेस्ट फंड ये बोल रहा है उम्मीद है, तो बाजार को तो है ही उम्मीद। करेक्ट। इसलिए बैंक ड्रैग कर रहा है, बट रेस्ट ऑफ द मार्केट छोटे मंजिलों में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आप देखिए पावर स्टॉक्स में, आज इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन है कि अगस्त में पावर डिमांड ऑल टाइम हाई पे है। हम यहाँ पे आपको इटिना स्वदेश पावर वैल्यू चेन 2 महीने से खरीदवा रहे हैं। करेक्ट। सारे वैल्यू चेन चल रहे थे। जनरेटर्स भी जो 28% चल गई पावर इंडेक्स पिछले 1 महीने में, और कैपिटल गुड्स, ये अपने थर्मैक्स वरमैक्स, सारे अपार इंडस्ट्रीज पावर के जेनसेट्स बनाते हैं, देखिए कितना कल 10% ऊपर था। एनीवेज, कमिंग बैक, टेक्सटाइल स्टॉक्स में खबर आई वॉलमार्ट की, आपको शरद ने बताई थी। सारे स्टॉक्स वॉलमार्ट के 10-10 ट्राइडेंट वाइडेंट चल गए। तो एक बहुत बढ़िया एक्टिव मार्केट है वहां पे, और आपको चुन के अच्छे स्टॉक्स के ऊपर बेट करना है। बहुत ज्यादा ग्लोबल मार्केट के बाद में रेजिलियंट है, परेशान नहीं होना है। 43,700 43,800 पे बहुत मजबूत बैंक निफ्टी में सपोर्ट है। मुझे लोग टूट नहीं रहा है, ये एक अच्छा साइन नजर आ रहा है। लेकिन डिम्बी बताएंगे, डिम्बी बताइए एफएनओ में क्या डेटा बन के आया कल? देखिए अजय, कल से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी शुरू हुई है एथिकली। कल बैंक निफ्टी के अंदर भी 44,000 का लेवल हमने काफ़ी दिनों के बाद क्लोजिंग बेसिस पर आते हुए देखा, और 10% उसमें भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। मैं एक एक करके शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट और एफआईस के नंबर को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और आप देखिएगा कि वो चीज़ बिल्कुल ठीक साबित होती होंगी, दिखेंगी। पहले एक बार जरा निफ्टी को वापस से लेके आइए। निफ्टी के अंदर कल जो ओपन इंटरेस्ट घटा वो करीब 3% का है। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट टिपिकली है कितना? 2 लाख से ज़्यादा का है। ये 2 लाख, 2.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है सीरीज के मिडिल में। अब वो धीरे धीरे कम करके कम हो रहा है, वो करीब 2,10,000 के आसपास पहुंच गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट्स बने थे सिस्टम में, टिपिकली पहले वो खाली होंगे। ये खाली होते होते आपका ओपन इंटरेस्ट करीब 2 लाख से नीचे चला जाएगा। कल 3% कम हुआ है, आज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2-5% और कम हो जाएगा। तो शॉर्ट कवरिंग की बदौलत आप अपने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हो उन सपोर्ट्स को, जिस सपोर्ट्स का बचा के लाए हो 19,300। अब 19,300 वालों को ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक झटका लगा तो टूटेगा, अदरवाइज वो शायद बच जाए और थोड़ा पुल बैक आ जाए। ये पुल बैक भी कमज़ोर होगा आज, वो इस वजह से पुल बैक कमज़ोर होगा क्योंकि रेजिस्टेंसेस ब्रेक नहीं हुए हैं। अभी आप सिर्फ अपने आप को बचा रहे हो शील्ड लेके, लेकिन आप डिफेंसिव होगे, एकदम से एग्रेसिव हो जाओगे, वो अभी नहीं हो रहा है मार्केट। तो एग्रेशन में और डिफेंस में थोड़ा सा फर्क है। तो इसलिए जब तक आप 500 650 वाली रेंज को पार नहीं करोगे, जो रेजिस्टेंस के तौर पर आपको दिख रही है, आपका एग्रेशन नहीं लौटेगा, आप उसी के अंदर ही जाओगे, 200 पॉइंट के अंदर ही। तो ये निफ्टी का सेटअप है आपके सामने। बैंक निफ्टी पूछ लो डिम्पी, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? अजय, बैंक निफ्टी के अंदर कल -10% ओपन इंटरेस्ट हुआ। देखिए आप ये बात हमेशा से समझ लीजिए फिलहाल इस समय के लिए कि बैंक निफ्टी ही आपका लीडर साबित होगा। भले निफ्टी के अंदर 50 शेयर है, इसके अंदर 12 ही शेयर हों, लेकिन बैंक निफ्टी आपको राह दिखाएगा कि मैं चलूंगा कि मैं रुकने वाला हूं। तो बैंक निफ्टी ने कल थोड़ी राह दिखाई है। पहली बार 44,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 10% का ओवाई घटना, अच्छी शॉर्ट कवरिंग होना, प्रीमियम जस का तस बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को दोनों इंडाइसिस में दिखी कि बैंक निफ्टी अपना प्रीमियम नहीं खो रहा। जबकि 150 पॉइंट का प्रीमियम है, घटने को घट सकता है 100 पॉइंट एक ही दिन में। निफ्टी का घट गया, निफ्टी का 4 ही पॉइंट है। फ्यूचर वालों को कोई फायदा नहीं मिल रहा, स्पॉट में उतना ही चल रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी वालों को 150 पॉइंट का बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि अभी भी प्रीमियम खड़ा हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन है। और मेरे को लग रहा है अगर आज आईटी, जो हालांकि यूएस में नैस्डैक चला है, अगर आज आईटी ने परफॉर्मेंस भारत में नहीं दिया ना, तो आज बैंक उसका भाई काम कर जाएगा। और आज दोनों इंजन में से दिखेगा, एक इंजन बहुत सुपर तरीके से चलेगा और ये बाजार के सपोर्ट्स को थोड़ा और पक्का करेगा। सपोर्ट क्या है? 43,800 और 43,500। अभी ये ब्रेक नहीं होंगे। 43,800 वालों को थोड़ा कंफर्ट
गिरावट आएगा आज के दिन में, लेकिन 44,200 से 44,500 रेजिस्टेंस का लेवल भी है। इसलिए मैं फिर से बोलूंगा डिफेंसिव होके खेलिएगा, अभी एग्रेशन का समय नहीं है। बाजार अपने आप को हील कर रहा है, ठीक कर रहा है, लेकिन अभी दौड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस हीलिंग प्रोसेस में कौन से दो स्टॉक्स हैं जो पैसा बना सकते हैं? दो शेयरों में से एक तो फेवरेट टाटा केमिकल पे आप पैसा लगा सकते हो। टाटा केमिकल को मैंने फेवरेट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। आपके पास पैसे कम आए या ज़्यादा आए, आपको इस चीज़ का फ़ायदा नुकसान बाद की बात है, लेकिन पहले ये दुख नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे चले गए। टाटा केमिकल्स में पैसे ना जाने वाली गारंटी थोड़ी मिल सकती है आपको। वजह इसका बेस, इसका स्ट्रॉन्ग बेस है। आप देख पा रहे हो कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना, कम से कम 6 महीने की लाइन है। तो इस 6 महीने के अंदर ये कुछ भी नहीं कर रहा। एक बार मोमेंटम मिला, वो भी हमने आपको नोटिस कराया था। ये 200 दिनों की एवरेज को अच्छे से सपोर्ट ले रहा है। केमिकल्स के अंदर एक पुल बैक ड्यू है। टाटा केमिकल वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर है यहाँ पे, इस समय फिट बैठता है इसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और स्ट्रॉन्ग बेस भी है इसके पास 990 और 1000 का। हालांकि अपने वित्तीय सलाहकारों से आप इसका एक स्टॉप लॉस पता करवा लीजिएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 200 दिनों का बार बार सपोर्ट मिलना है। देखिए बहुत सारे शेयर ने 200 दिन के नीचे जाके भी ट्रेड किया है, लेकिन बहुत सारे शेयर्स ने अपने इस 200 दिन को ब्रेक नहीं किया इन स्पाइट ऑफ दिस मार्केट फॉल आया था। टाटा केमिकल उसमें से एक था, इसलिए टाटा केमिकल को पासिंग मार्क्स नहीं बल्कि डिस्टिंक्शन भी दी जा सकती है। ये शेयर आज नोटिसेबल होगा, और कल इसकी क्लोजिंग भी बहुत शानदार थी, 1001 पे इसने कल क्लोज किया है। और जो दूसरा शेयर है वो है LTTS, L&T की टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नाम से कंपनी है। बहुत ही शानदार मूव इसके अंदर आने को तैयार है। मैं आपको इसका पहले चार्ट दिखाता हूं। आप देख रहे होंगे एक ब्रेकआउट, टिपिकली बुलिश ब्रेकआउट जिसे कहते हैं ना, कि आपको दिखेगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बेस है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एक ब्रेकआउट का कल इसने पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो ये शेयर चल सकता है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बेस का काम मरेगा। फ्यूचर्स के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है। आईटी सेक्टर के अंदर यूएस में भी तेजी आई है, आप इसलिए भी इस सेक्टर में थोड़ा सा बाजार और देख सकते हैं। कल भी ये अच्छा चल के अच्छी क्लोजिंग देके गया था, तो इसलिए दोनों शेयरों पे बुलिश है, टाटा केमिकल और LTTS। ये आगे बढ़ते हैं, अपने पैनलिस्ट को बातचीत में शामिल करते हैं और जोड़ते हैं ताकि आप जो है सटीक ट्रेड लगा पाएं। हमारे साथ वैशाली पारिक हैं, जय पटेल हैं, हमारे साथ कपिल शाह भी हैं और किरण जानी भी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़ने के लिए। ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे बुल्स और बेयर की तो पारी चल रही है। बेयर जो है 19,200 के नीचे ले जाना चाहते हैं, बुल जो है वो पकड़ के बैठे हैं, बट 19,600 पे फंस जाता है बाजार। आप में से कोई शतरंज का शौकीन है क्या? किरण जानी को सबसे बड़ी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, तो उनके पास जाता हूँ। लग रहा है आप शतरंज के खिलाड़ी हैं। किरण जी, आप खेलते हैं? यस, ओकेजनली हम डेफिनेटली खेलते हैं सर। ओके, ये फॉलो कर रहे हैं आप? देश का क्या कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। 17 साल का, आई थिंक 17 साल का लड़का है वो। बिल्कुल, इनफैक्ट अंडर 17, अंडर 14 बहुत सारे कीर्तिमान कल बने हैं। मतलब फोकस देख के तो मैं बहुत हैरान रह गया। और अभी जो है ये एक, हालांकि पहले उनको हरा चुके हैं, उनका नाम बड़ा मुश्किल सा है, लेकिन से बड़ा जो रशियन प्लेयर हैं उनके साथ इनका गेम होने वाला है। आप फॉलो कर रहे हैं किरण? इतने अभी से तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन यस पहले हम फॉलो करते थे, लेकिन रिसेंटली जो कल की मैच हुई है वो हम देख नहीं पाए प्रसन्न की। तो मैं नहीं देख पाया। मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ चेस, ओके, और वो मुझे हमेशा हरा देता है। और मैं उसको इंस्पायर करने के लिए ये सारी खबरें इसको दिखाता रहता हूँ, पढ़ाता भी रहता हूँ। क्योंकि चेस कहीं ना इनफैक्ट बाजार से काफी दो गेम्स का बाजार से बहुत बड़ा कोरिलेशन है। एक चेस, दूसरा है पोकर, वो ब्रिज। हाँ, क्योंकि वो आपके बफेट साहब भी खेलते हैं। तो जितने भी बाजार के शौकीन हैं, मैं उन सबको अर्ज करूंगा कि देखिए कितना शानदार गेम हम सेट कर रहे हैं। मिस्टर प्रज्ञानंद जो है वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं चेस में, और आप भी रुचि लीजिए। इससे आपका ट्रेडिंग का गेम और बाजार का गेम बहुत ज़्यादा शार्प होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खुशी की बात पे आगे लेके चलते हैं, और क्या बिसात बिठाई जाए बाजार में। इसलिए ये सवाल भी आप ही को जवाब देना पड़ेगा। किरण बाबू बताइए, इस समय कौन किससे भारी है, क्या लेवल्स दिख रहे हैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पे?
सो ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों जो बेयर और बुल है वो दोनों एक दूसरे पे भारी होने की ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन कोई हो नहीं पा रहा है। मार्केट एक रेंज के अंदर है, लेकिन कल का जो मूव आया था कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ने काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं, क्योंकि 1,89,000 लॉट कल कैरी करके गए राइटर्स। सो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है कि पुट राइटर्स मार्केट में वापस एक्टिव हो गए हैं एफआईएस की तरफ से, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ दोनों इंडेक्स का जो पीसीआर रेशियो 0.7 के आसपास था, वो अब 0.9 या तो 1 की तरफ आया है, वो भी एक बुलिशनेस हमें दिखा रहा है। और दूसरी बात जो मैंने पुट राइटर्स की बताई, कल हमने देखा कि 19,400 का लेवल और 44,000 का लेवल बैंक निफ्टी में, ये दोनों लेवल के ऊपर जिस तरह की पुट राइटिंग हुई है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल ओपन इंटरेस्ट कल ही ऐड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो लेवल है वो आज के लिए पिवट रहेंगे। अगर हम 19,400 के ऊपर मॉर्निंग में टिक जाते हैं 10 बजे 10:30 बजे तक, तो चांसेस रहेगा कि एक बड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है, जहां पे हम 44,200-300 तक के लेवल देख सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 19,400 के लेवल के ऊपर टिक गए तो 19,500-650 तक के लेवल आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कोई भी गैप अप या तो मार्केट में आप जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक रेंज में फंसे हुए हैं। रेंज को ब्रेकआउट देने के लिए हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और इस समय के टाइम अगर कोई भी डिप आता है 19,350 19,300 के आसपास निफ्टी, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी कोई डिप आता है 43,800 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में 44,300 का टारगेट बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी के अंदर 19,500 550 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। सो दोनों इंडेक्सेस में कोई भी डिप आता है डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि पुट राइटर्स ने काफी एक अच्छा पुट बेस बना दिया है। सो मार्केट बाय ऑन डिप्स की ही स्थिति में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ट्रेडिंग आइडियाज की तरफ रुख करते हैं। वैशाली पारिक से शुरुआत करेंगे। वैशाली, बताइए आज आपके ट्रेडिंग आइडियाज किस तरह के नजर आ रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो एक तो स्टॉक है कैश कैटेगरी में बॉम्बे डाइंग, जो मैंने पहले भी रेकमेंड किया था और कल भी हमने देखा वॉल्यूम पिकअप है, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हुआ है। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है 137, सो स्टॉप लॉस रहेगा 132 एंड टारगेट रहेगा 150। और जैसे कि सभी बता रहे हैं दैट यस आईटी सेक्टर इज रियली डूइंग वेल, जैसे कि डिम्पी जी ने बताया अभी एलटीटीएस एंड ऑल, सो ऑल दीज आर द फेवरेट पिक्स। बट अभी देखा जाए तो इन्फोसिस में भी पिकअप आ रहा है, तो 1380 के स्टॉप लॉस के साथ ग्रेजुअली ये मूव करेगा 1450। सो इन्फोसिस में मेरा एक बाय स्ट्रेटेजी बनेगा। ऑलराइट, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजी रही आज वैशाली की। और बॉम्बे डाइंग और इन्फोसिस, जय पटेल भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जय, मॉर्निंग, बताएं आपकी आज की स्ट्रैटेजी, आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं आपकी? एमआरपीएल का मैंगलोर रिफाइनरी है, स्टॉक ने अराउंड 91.99 का क्लोजिंग दिया है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फिनिशिंग ऑलमोस्ट देने वाला है आज के दिन में। वॉल्यूम लेड है, आरएसआई, आरओसी और एमएससीडी तीनों की तरफ से पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, एंड कंसिस्टेंटली पिछले एक महीने से अराउंड 34 डेमा पर वो सपोर्ट लेके बैठा हुआ है, और उसके ऊपर एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। तो यहाँ पर भी एक बाय की राय होगी। 98 का टारगेट होगा और 88 का स्टॉप लॉस होगा। तो एमआरपीएल पहला पिक रहेगा, और दूसरा पिक रहेगा राइट्स का। हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफी एक अच्छा रेलवे में मोमेंटम चल रहा है, और ये राइट्स ने एक सपोर्ट भी अच्छा खासा लिया है सुपर ट्रेंड लाइन के वहां पर। अराउंड वहां की बात करें तो अराउंड 452 के अराउंड सपोर्ट लेके राइट्स ने अच्छा एक अपमूव दिया हुआ है। आरएसए के तरफ से ऊपर के लेवल के लिए स्टॉक पॉजिटिव क्रॉसओवर की तरफ बढ़ रहा है। ऑल्सो हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के बाद 500 के ऑल टाइम हाई को छू के वापिस से नीचे आने की एक बार चेष्टा की थी, उसके बाद अभी लग रहा है वापिस से ऊपर के लेवल्स हम देख सकेंगे। तो 497 का टारगेट होगा और अराउंड 457 का स्टॉप लॉस रख के हम राइट्स पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक रेलवे की कंपनी मिल गई राइट्स, इसके अलावा एक एमआरपीएल का टिपिकली ब्रेकआउट भी है, आप ज़रूर इस शेयर पे ध्यान रखिएगा। जय की ट्रेड काफ़ी शानदार है। इसके अलावा वैशाली ने आपको इन्फोसिस और बॉम्बे डाइन दे दिया। कपिल, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से आज के शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम डिक्सन के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ दिनों से हमें एक डेवलपमेंट देखने मिली थी कि जैसे भी लैपटॉप और एसेसरीज पे बैन आया था, तो डिक्सन को काफी एक अच्छा सा पुल मिला था। तो वो पुल आते होते जो उसके 4,550 का वीकली चार्ट पे काफी टाइम से आई कैन से दैट कि 1 से 1.5 साल का जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ब्रीच हो गया था। तो इसके जो एक अपसाइड मोमेंटम हुई थी, तो पिछले 5-6 दिनों में वो थोड़ी सी कूल ऑफ भी हो गई थी, और कूल ऑफ होते होते जो इसके पहले के रेजिस्टेंस थे वही सपोर्ट लेवल काम किया, जहां पे उसके शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज थी वहां भी उसने सपोर्ट लिया हुआ है, और कल के दिन में फिर से हमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। डेली चार्ट पे डिक्सन का हम देखते हैं तो एक फ्लैट पैटर्न का वैलिड ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो
4,893 पे ये स्टॉक अभी चल रहा है, तो यहाँ पे इसका एक बाय का व्यू बनता है। और नीचे में स्टॉप लॉस जो इसका कल के दिन का जो लो रहा हुआ था 4,009 या फिर इमीडिएट बेस जो रहा हुआ है 4,650 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर में 5,400 के हमें टारगेट आते हुए देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो स्टॉक है BHEL का, तो BHEL का स्टॉक बेसिकली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करता है, और अभी के टाइम पे या फिर हिस्टोरिकली हम देखने जाए तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक के परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा हुआ है। अभी स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज में चल रहा है, अपने लोअर बैंड पे आ जाता है, तो लोअर बैंड पे जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसका रिस्क कवर रेशियो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। और कल के दिन में हमने एक कैंडल, पॉजिटिव कैंडल देखने मिली थी, जो इसने 2 दिन के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया हुआ था। तो यहाँ पे 100 रुपीज पे ये स्टॉक चल रहा है, तो 97 यानी 3% का आपका स्टॉप लॉस आएगा, तो 97 का इसका स्टॉप लॉस है, और ऊपर में 108 के हमें टारगेट बनते हुए देखने मिल रहे हैं जी। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो और अब किरण की भी पिक्स समझ लेते हैं। किरण, आपकी होंगी आज की कौन सी बेट्स? सो मेरी तरफ से 2 कॉल है, दोनों बाई तरफ है और दोनों कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी से। तो पहला है JSW एनर्जी। यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट है तो डेली चार्ट देखोगे तो एक बुलिश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। एक प्रीवियस ब्रेकआउट जो उसका आया था 340 360 के लेवल के आसपास, वहां से एक रीटेस्टिंग करके फॉलो अप बाइंग दिया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो JSW एनर्जी 360 के आसपास का क्लोजिंग था, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 374 एज अ टारगेट हम मेंटेन करेंगे एंड 349 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे JSW एनर्जी के हाथ में। दूसरा जो है वो HEG है। केमिकल सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लास्ट कितने समय से एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, उसमें से एक जो टाइम करेक्शन आया लग रहा है कि वो कंप्लीट हो चुका है और अपने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके एक फॉलो अप बाइंग दे रहा है। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस हम देख रहे थे 1750 1760, कल उसने क्रॉस करके 1770 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो HEG भी हम लॉन्ग करके जाएंगे 1770 के आसपास। 1799 का हमारा टारगेट रहेगा, 1750 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे HEG में। तो JSW एनर्जी एंड HEG दोनों हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। वो कौन सा फिगर है, कौन सा लक्ष्य है जिसको आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक अचीव करने के लिए हम एम कर रहे हैं? इसमें देखो जी 3-4 चीजें होती हैं, किसी भी मार्केट में हैं तो आप टॉप 2-3 में तो होने ही चाहिए आपको। ट्रायम्फ के साथ आपने टाई अप कर लिया है, वहाँ पर हार्ले डेविडसन और हीरो की बाइक आ रही है, TVS भी BMW के साथ में आने वाला है। क्या वह एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी जहाँ पर हम डिस्ट्रप्शन देखेंगे, बड़ी खबरें देखेंगे, बड़े लॉन्चेस देखेंगे? काफी रुझाव रहेगा मेरे ख्याल से कस्टमर्स का। तो 9:45 पे हमारा एक खास कार्यक्रम है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और बजाज ऑटो के बारे में आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा, आप अगर इस इंटरव्यू को देखते हैं, समझते हैं तो। इसके अलावा मेरे दो सहयोगी मेरे साथ और जुड़ रहे हैं। वमाक्षी हैं जो हमको ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में बताएंगी, और हर्ष है मेरे सहयोगी जो आपको स्टॉक्स इन न्यूज़ यानी कि खबरों वाले शेयर्स वो बताने जा रहे हैं। हर्ष, गुड मॉर्निंग। आज के स्टॉक्स इन न्यूज़ कौन से, जरा बताइए। हाँ जी, तो पहले मेरे लिस्ट पे पहला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अब पता लग रहा है ऑफ कोर्स कि प्रमोटर ने 2.2% स्टेक लिया है अदानी एंटरप्राइजेस में अगस्त में, और अब प्रमोटर का ओवरऑल स्टेक अदानी एंटरप्राइजेस जो कि फ्लैगशिप कंपनी अदानी ग्रुप की 69.87% पे पहुंच गया है। संघी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। अंबुजा सीमेंट्स का जो ओपन ऑफर था संघी इंडस्ट्रीज़ के लिए, वो ओपन ऑफर कमेंसमेंट डेट सितंबर 29 आ चुका है। ये अनाउंसमेंट अब क्लियरली अंबुजा ने कर दिया है। IEX पे थोड़ा बिट ऑफ नेगेटिव न्यूज़। CERC ने इनिशिएट किया है एक डिस्कशन पेपर मार्केट कपलिंग के बारे में। अब जो लार्जर एक्सचेंज एक बनेगा जहां पे मार्केट कपलिंग का पूरा सेटअप होगा, जिसके वजह से IEX पे एक स्लाइट बिट ऑफ नेगेटिविटी आ सकती है। ऑल्सो यूनियन बैंक के बारे में QIP ओपन होता है, साइज़ 5,000 करोड़ का, और जो फ्लोर प्राइस रखा है 91.1 रुपीज़ पर शेयर का। भारत एनकैप, इसके बारे में काफ़ी चल रहा है। वार्तालाप न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है जो कि लॉन्च हुआ था, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया था ये प्रोग्राम। तो बॉश
वैबको और रानी मद्रास, ऑल 3 स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उसके दौरान। जब एस चांद, नवनीत एजुकेशन और पेपर स्टॉक सारे के सारे भी फोकस में रहेंगे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने स्क्रैप किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और स्टेट अपना खुद का पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगा। ग्लेनमार्क फार्मा भी न्यूज़ में रहेगा। यूएस आर्म ने एक केस सेटल किया है, $30 मिलियन पेएबल है 6 इंस्टॉलमेंट्स में। जेंसॉल इंजीनियरिंग और ओरियाना पावर दोनों भी फोकस में रहेंगे। 5 मेगावाट रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स एम्पैनलमेंट के लिए उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इंडो अमाइंस, जो कि उनका प्लांट क्लोजर हुआ था अगस्त 11 को, अब गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिवोक किया है ये क्लोजर, तो जो उनका वडोदरा का प्लांट है वो वापस लाइव हो जाएगा। एसजीएस एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, 30% इक्विटी 543 ऑड करोड़ का इक्विटी ब्लॉक डील में चेंज करेगा। प्रमोटर एवरग्राफ होल्डिंग 30% ऑड स्टेक सेल करेगा। फ्लोर प्राइस है अराउंड 580 रुपीज़ पर शेयर, 6.6% डिस्काउंट है जो करंट मार्केट प्राइस से। एल&टी टेक का मैनेजमेंट के मीट आए हैं, मॉर्गन स्टैनली के साथ उनका मीटिंग हुआ है। उन्होंने मॉर्गन स्टैनली को ये बताया है कि उन्होंने अप्रैल और मई में थोड़ा बहुत पिकअप देखा है, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है जुलाई में, और एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्टिकल, सेमीकंडक्टर और हाईटेक रिकवर पॉजिटिवली होगा गोइंग फॉरवर्ड सेकेंड हाफ ऑफ FY24 में। ओके, थैंक्स वेरी मच हर्ष, ये सारी न्यूज़ समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनमें से पॉसिबल ट्रेड्स भी ढूंढते हैं, लेकिन उससे पहले वमाक्षी के पास चलते हैं और आज की सारी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट समझते हैं। वमाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बजाज फाइनेंस के साथ। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लिवर्स नज़र आ रहे हैं कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। डाइवर्सिफिकेशन पर कंपनी फोकस कर रही है और इनफैक्ट प्रोएक्टिव एक्शन भी ले रही है अनसिक्योर्ड ग्रोथ पर, और ओवरऑल उनका जो FY24 का टारगेट है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने बजाज फाइनेंस पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा HDFC बैंक पर भी फोकस करेगा। UBS की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है और मैक्वारी ने अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नियर टर्म प्रेशर्स ज़रूर नज़र आ सकते हैं, मगर मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि वो बैलेंस शीट को डबल कर पाएंगे अगले 4 से 5 साल में। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नज़र आ रहा है और ओवरऑल मैक्वारी के लिए HDFC बैंक टॉप पिक है ओवरऑल सेक्टर में। इसके अलावा कार ट्रेड पर भी हम फोकस करेंगे। नोम्यूरा का कहना है कि कंपनी जो एक्वायर्ड बिजनेसेस है वो OLX ब्रांड के अंदर ही ऑपरेट करना चाहेंगे। लिमिटेड इम्पैक्ट है कार ट्रेड के खुद के बिजनेस पर, और ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंटिटी FY25 में प्रॉफिटेबल हो सकती है और मार्जिन डाइल्यूटिव नहीं होगी। तो ऑल इन ऑल नोम्यूरा ने कार ट्रेड पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। जियो फाइनेंशियल पर मैक्वारी का कहना है कि अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 4 टाइम्स लेवरेज कर पाते हैं मीडियम टर्म में, तो करीब 80,000 करोड़ का AUM बना सकते हैं अगले 4 से 5 साल में। करंटली उनके पास 29 एम्प्लॉयज़ है, वो कलेक्शन एजेंट्स की टीम बिल्ड कर रहे हैं। CTO, CDO और CRO अभी भी हायर करना बाकी है। ओवरऑल उनका कहना है कि सिक्योर्ड सेगमेंट्स में इनिशियली ये नहीं होंगे, मगर इनिशियल इम्पैक्ट जो है बैंक्स पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एंट्री का वो लिमिटेड रह सकता है। इसके अलावा भारत फोर्ज भी हमारे रेडार पर। नोम्यूरा का कहना है कि डिफेंस सेगमेंट में काफ़ी शार्प रैंप अप नज़र आया है FY24 और FY25 में। कंपनी एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकती है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और इसी के चलते नोम्यूरा ने भारत फोर्ज पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। 5000 से ज्यादा कंपनियां हैं लिस्ट, कोई है फ्लॉप तो कोई है हिट। देखिए, सबसे पहला होता है पर्पस। क्या वो कस्टमर की कोई नीड को एड्रेस कर रही हैं? क्या वो सोसाइटी के अंदर कोई चेंज ला रही हैं? शेयर बाजार के बने जानकार, खुद से कंपनियों को समझे अब की बार। किस प्रकार से वो शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है, जिसके अंदर वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की जो डिमांड होती है उनका ख्याल रखा जाता है। तो इन 3 चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ देंगे तो मेरे हिसाब से एक शानदार कंपनी बनती है। बिजनेस चैनल पर पहली बार किस्सा कंपनी का। दुनिया का सबसे मुश्किल सेक्टर, कंपनियों के बंद होने का होता है डर। एयरलाइन सेक्टर एक बड़ा टफ सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर उड़ान सब भरते हैं, मगर जो क्रैश लैंडिंग होती है वह भी बहुत ज्यादा होती है। एक कंपनी की सफलता की ऊंची उड़ान।
मगर इस कठिन सेक्टर के अंदर इंडिगो ने एक डोमिनेंट मार्केट शेयर रखा है। इन्होंने जो एक अपनी छोटी सी जर्नी के अंदर एक लंबी छलांग लगाई, लंबी उड़ान भरी है, वह एक काबिल तारीफ। इंडिगो कैसे बना एविएशन की नई पहचान? बिजनेस चैनल पर पहली बार इंडिगो, किस्सा कंपनी का। विनोद बोधी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। विनोद, कल के अपने मार्केट की एक खास बात देखी, जिसका डर था वो एक्चुअली नहीं हुआ, उससे रिवर्स हुआ। बजाज फाइनेंस डेज हाई पे बंद हुआ और जियो फाइनेंशियल्स नीचे के सरफे पे बंद हुआ। ये जो बजाज फाइनेंस का बिजनेस को डिसरप्ट कर देगा जियो फाइनेंशियल, इसके चक्कर में आपको लगता है ये थोड़ा ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई? ये देखिए 3% ऊपर, 7,500 के ऊपर, ये सारी नेगेटिवनेस प्राइस इन हो गई है। बजाज फाइनेंस इस भाव पे कैसा दिखता है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग अजय जी। डेफिनेटली आई मीन जिस हिसाब से हाइप क्रिएट था कि बजाज फाइनेंस को काफी नुकसान हो सकता है जियो फाइनेंस का आने से, मुझे लगता है वो हाइप अभी भी रहेगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बजाज फाइनेंस का अगर ग्रोथ को बात करे और जिस तरह की जो मल्टीपल अभी डिजर्व करता है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बजाज फाइनेंस के सेल के लिए मल्टीपल री रेटिंग का ऑप्शन है। अगर वो अगर इंडस्ट्री और स्ट्रीट ये चीज पे ज्यादा वॉचफुल रहेगी कि वो जो ग्रोथ अपना बता रहा है 30-35% का जो ग्रोथ रजिस्टर करते आ रहा है, अगर वो लोअर एंड पे 30% पे भी रुकता है तब भी वो स्ट्रीट उसको लाइक करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये ग्रोथ ओवर द पीरियड 5 से 6 साल जब ये आई मीन जियो फाइनेंस जब रैंप अप काफी स्ट्रॉन्ग वे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रोथ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो 30% प्लस वो सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली एज ऑफ ना नियर टर्म 1 to 2 ईयर पर्सपेक्टिव मुझे बहुत बड़ा रिस्क बजाज फाइनेंस पे नहीं लगता है, बट मल्टीपल री रेटिंग का ऑप्शन भी नहीं लगता है, क्योंकि आई मीन 5.5 का मल्टीपल FY25 के अर्निंग्स में अभी भी बहुत हायर साइड पे लगता है। और जो इस वजह से मिलती है क्योंकि ये कंपनी लगभग 30% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली रजिस्टर कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 4 से 5 साल का अगर मैं कंसिडर करूँ लॉन्ग टाइम होराइजन, तो इनका ग्रोथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा बिकॉज ऑफ जियो फाइनेंस। तो मुझे नहीं लगता है कि बजाज फाइनेंस में बहुत बड़ा अपसाइड हम लोग देख सकते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वैल्यूएशन मल्टीपल वुड बी एट रिस्क। एक और खास बात कल के बाजार में थी, वैशाली मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो है टेक्सटाइल स्टॉक्स में एक बहुत तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट वॉलमार्ट ने ये बात अभी अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि यूएस मार्केट में मजबूती के संकेत हैं। वॉलमार्ट जैसा रिटेलर अभी 3-4 दिन पहले ही अगर मजबूती की बात कर रहा है तो वो तो यूएस के देश की नब्ज है। अगर वॉलमार्ट नेगेटिव बात करने लगे तो समझ जाइए आप कोई इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पिछले साल हुआ भी था। इस बार तेजी करी वॉलमार्ट ने, टेक्सटाइल स्टॉक्स में बड़ी अच्छी। और आप देखिए कौन से टेक्सटाइल स्टॉक। इसके अलावा एक और बात है, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं जो। जी हाँ, ट्राइडेंट, होम लिनन वगैरह, वेल्सपन, इंडो काउंट जो एक समय में बहुत बड़ी, इनफैक्ट अभी भी है लेकिन भाव बड़ा हुआ करता था, इंडो काउंट का स्टॉक लेके आई है। उसने कल अपने एजीएम में कमेंट्री बहुत अच्छी दी है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेके। तो मैं चाहता हूँ वैशाली आप इंडो काउंट जो यूएस और यूरोप में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, ट्राइडेंट और वेल्सपन, इन तीनों के चार्ट चेक करके बताएं किसमें आपको ज्यादा जूस लग रहा है। अगर हम बड़ा लंबा चार्ट देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स कुछ चले हुए हैं, कुछ ज्यादा चले नहीं है। तो ये यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक गेम है। सो एक्चुअली ट्राइडेंट पे हमारा ध्यान काफी समय से था और हमने हमारे क्लाइंट्स को 32 लेवल से रेकमेंड भी किया है। सो आई स्ट्रांगली रेकमेंड ट्राइडेंट बिकॉज अभी तो शुरुआत हुई है। कल जो हमने कैंडल देखी 35-36 की तरफ ये स्टॉक गया, बट आई थिंक स्टिल देयर इज लॉट ऑफ पोटेंशियल बिकॉज ये स्टॉक जो प्रीवियस हाई था वो 66 लेवल्स और काफी समय से कंसोलिडेट कर ही रहा है 32 लेवल्स पे। और हमने देखा कि कल वॉल्यूम बहुत ही पिकअप अच्छा सा आया है और वी आर सीइंग अ गुड पिकअप। तो ये वॉल्यूम सस्टेन हुए और ये मोमेंटम भी जारी रहे, तो आई थिंक पोजिशनल ट्रेड के लिए मुझे लग रहा है ये लेवल पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है बिकॉज एटलीस्ट 40-45 लेवल्स तो यहाँ से मिल ही सकते हैं। और इसके अलावा मेरा व्यू वेल्सपन पे भी बुलिश है और इंडो काउंट मैं कम देखती हूँ, बट दीज टू आर द फेवरेट पिक्स। कल भले अंबानी ग्रुप के शेयर्स ज़्यादा नहीं चल रहे थे, ना ही अदानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ना ही जियो फाइनेंशियल्स, लेकिन
कल अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर काफ़ी ज़ोरदार मोमेंटम था और परसों भी था और लग ही रहा था कोई ना कोई खबर आएगी। एक दिन पहले GQG की खबर आई कि उन्होंने पोर्ट खरीदा है। कल खबर है कि अडानी एंटरप्राइजेस ने खुद प्रमोटर ने अपना 2% स्टेक खरीदा है। GQG खरीदे समझ में आता है, लेकिन प्रमोटर खरीदे तो और समझ में आता है कि वो कॉन्फिडेंस दिलवाना चाह रहे हैं। और 2500 से 2600 ऑलरेडी पहले ही रिलायंस अडानी एंटरप्राइजेस हो चुका है। एक बार रिकमेंडेशन आपकी चाहिए किरण, अडानी एंटरप्राइजेस जिनके पास है वो एक बार पुरानी मान लीजिए खरीद है, एवरेज कर लें क्या? और जिनके पास नहीं है वो खरीद ले इस रेट पे, या थोड़ा महंगा हो गया है, 2500 पे पकड़ना चाहिए था, ये 2650 महंगा रेट है। सो ओवरऑल जिस तरह के चार्ट हम देख रहे हैं कि एक जो बड़ा करेक्शंस आया था, करेक्शंस के बाद जिस तरह से उसने एक बेस बनाया है, बेस बनाने के बाद हमने देखा कि 2750 के आसपास अडानी एंटरप्राइज में एक पीक पॉइंट आया था, वहां से वापस एक करेक्शन आया। लेकिन ये सभी करेक्शंस में हमने देखा है कि एक हायर लोस बनाया, तो ये इनहेरेंट एक बुलिशनेस इस काउंटर के अंदर दिख रही है। अब लास्ट 2 दिन का अगर आप देखोगे तो 2650 के आसपास के टॉप है। मेरे हिसाब से जिनके पास पुरानी खरीदी है, अगर उनको एवरेज करना है तो 2650 के ऊपर ही एवरेज कीजिए। मतलब एक एग्रेसिव बेट आप ले सकते हो 2650 के ऊपर। जैसे ही 2650 क्रॉस होगा तो देयर आर नेक्स्ट टारगेट विल बी 2750 2760, और जैसे ही 2750 2760 क्रॉस होगा 3000 तक की रैली अडानी एंटरप्राइज दे सकता है। सो एज ऑफ नाउ जिस तरह के चार्ट है, डेफिनेटली मेरे हिसाब से 2650 के ऊपर हमें लॉन्ग जाना चाहिए। एक एग्रेसिव बेट लीजिए आप 2550 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल लेवल पे 2770, और जैसे 2770 क्रॉस होता है 30,000 तक के टारगेट। तो ओवरऑल हम काफी बुलिश है अडानी एंटरप्राइज के करंट चार्ट को देखते हुए। मेरे हिसाब से लॉन्ग जाना चाहिए 2750 के ऊपर। बुलिश है, लॉन्ग जाना चाहिए। 2750 2800 की आवाज़ें मार्केट में अब आने लग गई हैं। शेयर अभी चल रहा है 2650। ये तो तब है जो ये चल चुका है थोड़ा। अगर ये नहीं चला होता तो ज़्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड होता आपके पास। एक और शेयर भी है जिस पे खबर आई है 5000 करोड़ रुपए जुटाने की, वो है यूनियन बैंक। जय, एक बार यूनियन बैंक का चार्ट आप डालिए और आप ना इसको जनवरी से लेकर अब तक का देखिएगा। डायरेक्टर से बोलूँगा कि साल का, पूरे साल का चार्ट लगाएं। 91 वो प्राइस है जो 2 इंपॉर्टेंस रखता है। पहला, इस रेट पे 5000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं और इसी ही रेट से ये शेयर अच्छा चला हुआ है। एक बार यहीं पे आके रुक रहा है, माफ़ कीजिए। तो एक बार जरा जय चेक करके बताइए ये 91 पार करेगा या फिर यहीं से ही रुक जाएगा? QIP की खबर आई, सेल ऑन न्यूज़, टूट जाएगा शेयर। तो जो डेली चार्ट पर जो इंडिकेटर दिख रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा अभी नीचे आना चाहिए। ये स्टॉक अराउंड 89 का लेवल मुझे दिख रहा है। एक बार वहां तक आना चाहिए। वहां सपोर्ट भी वो प्रीवियस हम चार्ट देखे तो वहां पर 21 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है वहां पर एक बार आएगा, उसके बाद वापस से ऊपर की तरफ दौड़ लगाएगा, क्योंकि प्रीवियस 91 के अराउंड देखे तो वहां पर भी रेजिस्टेंस था। दूसरी बार ये टॉप बना रहा है 91 के अराउंड। तो थोड़ा इवन 2 दिन पहले भी एक डोजी कैंडल बनाई थी वहां पर, तो थोड़ा इनडिसिसिवनेस है। 21 डे का सपोर्ट लेना चाहिए ये स्टॉक। उसके बाद ऊपर के स्तर हम देख सकते हैं यूनियन बैंक पर। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है एक बार सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, आप यूनियन बैंक भी ऊपर के लेवल्स देखते हैं, ठीक है। लेकिन एक और खबर का रुख करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट, जितने अटके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर अमिताभ कांत कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और रिपोर्ट में सभी प्रोजेक्ट्स का रेरा में रजिस्ट्रेशन को होना भी कंपल्सरी बताया। क्या कुछ और सिफारिशें आई हैं? पूरी खबर हमें प्रकाश प्रियदर्शी बता रहे हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं उनसे। प्रकाश, बताएं। देखिए, अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर सरकार ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में जिस कमेटी का गठन किया था उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने 7 एरियाज़ की पहचान की है जहां पर एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। कंपनी ने 2 पहलुओं पर फोकस किया है और उससे संबंधित अपनी सिफारिशें जो है वो सरकार को सौंपी है। कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें जल्द से जल्द रेरा के तहत रजिस्टर्ड कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ होम बायर्स के फेवर में जो सब लीजेस हैं बिना समय गंवाए उनका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। जहां तक ड्यूज़ रिकवरी का सवाल है उसके लिए एक अभियान चलाने की ज़रूरत है ताकि तय समय के अंदर डेवलपर या बिल्डर के ऊपर जो बकाया है उसकी रिकवरी की जा सके। जहां तक होम बायर्स का सवाल है और उनके ऊपर अगर बकाया है तो उसके लिए जो मौजूदा प्रैक्टिस है उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। बकाया जो है उसकी रिकवरी डेवलपर या बिल्डर नहीं करेगा बल्कि रेरा को करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वैसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसमें अधिकतम काम पूरा हो चुका है वैसी सूरत में अगले 30 दिन के अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ऑक्यूपेंसी और पोजेशन सर्टिफिकेट जारी करने की ज़रूरत है।
इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर कि कमेटी ने अपनी सिफारिशें सौंपी है वो है दरअसल फाइनेंशियल सपोर्ट से संबंधित। कमेटी ने अपनी सिफारिश में ये कहा है कि राज्य सरकार को फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करने की ज़रूरत है ताकि इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा किया जा सके। डेवलपर को अगले 3 साल के अंदर अगर वो फाइनेंशियल पैकेज का फ़ायदा उठाते हैं तो उन्हें 3 साल के अंदर अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। अगर डेवलपर फाइनेंशियल स्कीम का चुनाव नहीं करता है तो फिर रेरा को थर्ड पार्टी के जरिए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना होगा। साथ ही साथ सरकार को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट देने के मकसद से जो अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत लाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ MSMEs के तर्ज पर भी एक स्कीम लॉन्च किया जाए ताकि इन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। आप नजर बनाए रखें इस पूरे मैटर पर। लेकिन कुछ और पॉसिबल ट्रेड्स आज डिस्कस करते हैं। फार्मा स्पेस से एक स्टॉक ग्लेनमार्क फार्मा, यहाँ पर क्योंकि उनकी यूएस की एक सब्सिडरी है वो अपना डेट पे ऑफ करने वाली है। उन्होंने अपना एक यूएस के काम में एक सेटल किया है केस भी यूएस में, और इस पर आज क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है, सेंटिमेंटली किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है ग्लेनमार्क फार्मा पर। वैशाली से एक बार चार्ट चेक लेते हैं। वैशाली बताएं। सो आई थिंक यस, जहाँ पे अभी रुका है एक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है। सो आई थिंक और इंडिकेटर RSI ऑल्सो दिख रहा है दैट एक न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है। सो आई थिंक 765 रादर 760 के स्टॉप लॉस के साथ इसको जरूर कंसिडर किया जाए, बिकॉज कल की जो कैंडल बनी है एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सो 760 के स्टॉप लॉस के साथ आई थिंक एक पॉजिटिव मूव आएगा गोइंग टुवर्ड्स 800 820। ठीक है, पॉजिटिव मोमेंटम ऊपर के लेवल्स आप ग्लेनमार्क पर रेकमेंड करती हैं यहाँ से बाय करने के लिए। एक और न्यूज कल हमने देखा रियल एस्टेट स्पेस में भी आपको एक रनअप सा दिखाई दिया। ब्रिगेड एंटरप्राइज पर एक खबर आई है, उन्होंने चेन्नई में एक लैंड पार्सल खरीदा है लगभग 650 करोड़ का। रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीदी है। एक बार ब्रिगेड एंटरप्राइज को एक बार चार्ट चेक करके कपिल बताएं क्या इसमें आज खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जी, ब्रिगेड एंटरप्राइज का हम चार्ट ओवरऑल देखते हैं तो काफी मींस रियलिटी सेक्टर्स ने काफी टाइम से आउट परफॉर्म काफी अच्छा किया होता और ब्रिगेड ने भी पार्टिसिपेट किया होता। हालांकि उसके कंसोलिडेशन पैचेस भी काफी बड़े बने हुए हैं। रिसेंट टाइम में भी काफी ये स्टॉक 592 पे यहाँ पे चल रहा है और ऊपर में स्टॉक कुछ 600 का रेजिस्टेंस हमें पिछले काफी दिनों से देखने मिल रहा है और नीचे में ये स्टॉक लगातार 560 का एक लेवल यहाँ पे बना के आ रहा है। अभी ये स्टॉक अपर बैंड के यहाँ पे है। अगर ये न्यूज की स्ट्रेंथ काफी जेन्युइन होती है और स्टॉक 600 के रुपए का लांग देता है तो वहां पे एक बाई की अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन अभी 592 पे है, बाई का ट्रिगर उसका 600 के लेवल के ऊपर में ही बनता है। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जय, ये पावर स्टॉक्स की तरफ जरा नजर डालिए। पावर इंडेक्स जो है 28% चली है पिछले कुछ हफ्तों में, और कल भी पावर स्टॉक्स में एक तरफ तो बड़े स्टॉक्स चल रहे थे। हमें मालूम है 14 साल के हाईएस्ट लेवल पे NTPC आ गया है, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंसियर्स, अब स्मार्ट मीटर की भी बात आ रही है। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं स्मार्ट मीटर की। वो तो छोड़िए, ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ अभी स्मार्ट सब स्टेशंस की बात आ रही है। मतलब जो कस्बों में और जिलों के एकदम डीप पार्ट में जो सब स्टेशन लगते हैं वहाँ भी टेक्नोलॉजी से चीज़ें ऑटोमेट कर दी जाएंगी। इसके ऊपर भी आपको कई स्टॉक्स चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं भी मेजर पावर स्टॉक्स के बारे में जो पावरफुल मूव आया है, ये हमने कल एक्सक्लूसिव स्टोरी पावर ये पे ब्रेक की थी स्मार्ट मीटर पे, लेकिन कहानी स्मार्ट मीटर के बियॉन्ड चली गई है। कुछ आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो स्मार्ट मीटर के अलावा सब स्टेशन, स्मार्ट सब स्टेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी वापस आते हैं। जय, बताइए पावर स्टॉक्स में जो तेजी है, आप मुझे हर कैटेगरी में एक बताइए। पावर जनरेटर में एक बताइए, फायर फाइनेंसर में स्टॉक बताइए, ये छोटे स्मार्ट मीटर अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक कल बज कर रहे थे, इसमें कुछ बताइए क्या दिखता है ट्रेड लायक। तो अभी एक थीम जैसा मुझे लग रहा है चल रहा है, पावर जनरेटर, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों थीम जो बहुत अभी भी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए। पावर शॉर्टेज थोड़ी चल रही है, डिमांड हाई है बट शॉर्टेज, जनरेशन में शॉर्टेज है, तो इसके कारण ये तीनों थीम मुझे बहुत बढ़िया लग रही है। पहले हम जनरेटर की बात करें तो अभी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम देखें तो एक मुझे स्टर्लिंग विल्सन और सुजलॉन एक अच्छा पिक लग रहा है। पावर ट्रांसमिशन की तरफ देखें तो अदानी ट्रांसमिशन इवन टेक्निकली भी अच्छा दिख रहा है, ऑल्सो ट्रांसमिशन के तरफ से मुझे अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ देखें तो टोरेंट फार्मा का चार्ट एक काफी बढ़िया दिख रहा है, टोरेंट पावर का। तो यहाँ पर एक जस्ट अ सेकेंड, सो
टोरेंट पावर में एक अच्छा खासा चार्टिकली हम देखें तो अच्छा खासा बेस बन चुका है अराउंड 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, और उसके ऊपर ट्रेड करने का ट्राई कर रहा है। और जो आज के दिन में शायद से 21 डे का ब्रेकआउट आ जाए तो उसके बाद हम लेवल्स अराउंड 680 टू 690 के बीच में देख सकते हैं। तो टोरेंट पावर में एक अच्छा खासा, ऑल्सो जो आपने बताया स्मार्ट मीटर का, तो इवन छोटे कस्बों में जहाँ विलेजेस है, जहाँ सोलर प्रोजेक्ट्स डाले जाते हैं कंपनीज द्वारा, बट वो जो पावर जनरेट होता है वो ट्रांसमिट नहीं कर पाते बिकॉज वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। तो इवन हमारे भी खुद का एक पावर प्लांट है, तो वहां पर भी जो ट्रांसमिशन के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर जल्दी सोल्व हो जाएंगे, और वो उसमें ही एक अच्छा खासा पोटेंशियल है बिकॉज बिजनेस जनरेट तो कर रहे हैं पावर, बट वो ट्रांसमिट कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनीज होती है या जो भी सब स्टेशन होते हैं उनको ट्रांसफर करने का एक चैलेंज आ रहा है अभी भी। तो उसके कारण मुझे लग रहा है जो स्मार्ट जो सब स्टैंड जो मीटर्स होते हैं तो वहां पर एक अच्छा खासा एक फ्यूचर दिख रहा है मुझे। छोटे कस्बों में लाइक विलेजेस होते हैं, टाउन होते हैं, जहाँ लैंड सस्ती होती है और पावर प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं, तो वो एरियाज में काफी एक अच्छा बाइंग आ सकता है। तो ये 3-4 स्टॉक मेरे रडार में, और मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छा खासा मूव दिख सकता है। इवन अदानी ट्रांसमिशन काफी अच्छा दिख रहा है, अराउंड 4300 के लेवल से अभी 700 के तक सपोर्ट लिया, उसके ऊपर कल 950 का जो इवन 100 डे डेमा पर वहां पर प्लेस हो रहा है, उसके ऊपर इफ ट्रेड करेगा तो दूसरे 400-500 पॉइंट का मूव आ सकता है अदानी ट्रांसमिशन पर। तो ये 2-3 कंपनीज है जो मुझे काफी अच्छी लग रही है। एचबीएल पावर ने अच्छी खासी रैली दिखाई, बट अभी थोड़ा वहां पर एक कॉशियस व्यू रहेगा क्योंकि ऑलरेडी रैली हमने 100 रुपए से लेके 250 रुपए तक की देख ली है, तो थोड़ा वहां पर एक कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल ये 3 जो थीम है वहां पर मुझे इंडिया में 5-6 साल के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड दिख रहा है। जय, आप क्या कह रहे हैं? आपका पावर प्लांट है, आप पावर एंटरप्रेन्योर भी हैं क्या चार्टिस्ट के अलावा? मेरे रिलेटिव मेरी सिस्टर का है। क्या बात है, क्या बात है, घर में पावर प्लांट है, बहुत बढ़िया, प्रभु की बड़ी दया बनी हुई है। कपिल बाबू, ये बताइए कि हम और आप जैसे जिनके घर में पावर प्लांट नहीं है तो उसमें कहाँ के ब्रेकआउट स्टॉक्स पावर में निकाल के बताइए। अपार इंडस्ट्रीज का चार्ट देख रहा था मैं, अपार इंडस्ट्रीज काफी सालों के बाद एक ब्रेकआउट देता हुआ चला आ रहा है। डॉक्टर साहब जरा लंबा चार्ट लेके आइए अपार का, इसमें कुछ आपको दिख रहा है ब्रेकआउट का की संभावना कैरी ऑन करती हुई? अजय जी, इसमें तो ब्रेकआउट ही है। मींस स्टॉक का जो इसमें ब्रेकआउट हमने दिखा हुआ था वो काफी पहले का था। लेट्स से कि 2022 के अर्लियर पार्ट में ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद में तभी जब ये ब्रेकआउट लेवल था तो 875 का लेवल हुआ था, आज 5000 के लेवल के यहाँ पे ये स्टॉक चल रहा है। काफी सारे स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। सेक्टर का एक टेल विंड भी यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है अपर इंडस्ट्रीज में, जो हाई केबल्स के प्रोड्यूसर रहे हुए हैं। तो स्टॉक का एक ऑनलाइन मीन्स जो एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी है वो बरकरार ही है। तो वैसे सर स्टॉक में हम वही देखते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करे और वहां से थोड़ा सा फिर से बाउंस होते हुए देखने मिले तो फिर से रीएंटर कर सकते हैं। अभी तो मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी रही हुई है हिस्ट्री में भी कि वो अपने मीन रिवर्जन जिसको कहते हैं कि मूविंग एवरेज को थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है वहां पर और वहां से बाउंस करता है। तो ये स्टॉक काफी अच्छा है, पोटेंशियल है, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है मूविंग एवरेज के अराउंड से रिबाउंड होते हुए, तभी यहाँ पे हम बाय अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। तो खैर इस बीच आप 9:45 पे तो हमारा एक खास सेगमेंट देखेंगे जिसमें हम मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे बजाज ऑटो की, लेकिन उससे ठीक पहले आपको एक चीज़ और सुना देते हैं। एक्चुअली आपके मन में भी चल रहा होगा कि डिमांड को लेकर टू व्हीलर सेगमेंट में क्या हो रहा है, जबकि बजाज ऑटो तो सबसे बड़ी कंपनी है, वो क्या सोचती है। एक बार इस बाइट को सुन लीजिए, आपका वो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। फिर 9:45 पे तो आपको पूरा इंटरव्यू देखना ही है। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल कैटेगरी है उसमें आइशर एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, उनका 80% ज़्यादा मार्केट शेयर है। अब वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। ट्रायम्फ के साथ आपने टाई अप कर लिया है, वहाँ पर हार्ले डेविडसन और हीरो की बाइक आ रही है, टीवीएस भी BMW के साथ में आने वाला है। क्या वह एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी जहाँ पर हम डिस्ट्रप्शन देखेंगे, बड़ी खबरें देखेंगे, बड़े लॉन्चेस देखेंगे? बिकॉज छोटा मार्केट है मगर मार्जिन साहब उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं कि एक नीश टाइप का मार्केट है और ये जो कस्टमर है वो उसको एक तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, एक तरीके का फॉर्म चाहिए, एक तरह का उसको राइडिंग कंफर्ट चाहिए। और जब आप वो लेके आ सकते हैं
और आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं फॉर्म के अलावा, जो क्लासिक फॉर्म है उसके अलावा आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी उसी मशीन में दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल बन जाता है कस्टमर के लिए, और यही चीज़ अब हो रही है और काफ़ी रुझाव रहेगा मेरे ख्याल से कस्टमर्स का कि उनको क्लासिक फॉर्म भी मिल रहा है, उनको परफॉर्मेंस भी मिल रही है वर्ल्ड क्लास, और ये सब चीज़ एक बढ़िया ब्रांड में पैकेज होके आई है। तो ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल रहेगा और काफ़ी वॉच द स्पेस एज दे से इन इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल ये देखने वाली इंटरेस्टिंग टाइम्स आर देयर। उसके बाद तुम्हारी खास पेशकश है 9:45 पे आपके सामने रखेंगे हम बजाज ऑटो की मैनेजमेंट से खास बातचीत। कुछ एक और स्टॉक्स पे जरा पता कर लेते हैं जहां पर मार्केट के अंदर आज का मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। ये होटल स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रांग मूव है। लेमन ट्री की कल की क्लोजिंग अच्छी है, टिपिकली एक अच्छा ब्रेकआउट जैसा कैंडिडेट भी है। एक बार कपिल आप देखेंगे लेमन ट्री? नो डाउट कि एक फिलहाल के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि जो आपके काफी डोमिनेटिंग स्टॉक्स थे इंडियन होटल्स, वो काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम में आ गए हैं और अपने लोअर बैंड पे ही ट्रेड करें तो रिस्क रेशियो अच्छा सेट हो रहा है। लेकिन जो शैले होटल है या फिर लेमन ट्री के जो होटल्स हमें देख रहे हैं, तो यानी मिड टायर सेकंड टायर की जो स्टॉक्स थे वहां पे एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिला हुआ है। लेमन ट्री का इसका एक ऑल टाइम हाई का लेवल फॉर्म हुआ है और ऑल टाइम हाई का लेवल उसके काफी मशक्कत के बाद में हुआ है, क्योंकि काफी टाइम पहले भी ये जो 102 का लेवल था वो 2 से 3 बार एक रेजिस्टेंस मंथली चार्ट में बना हुआ और उसके ऊपर हमें ब्रेकआउट आते हुए देखने मिला हुआ है। तो एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन का हमें एक पैटर्न देखने मिल रहा है। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे है तो ऑफकोर्स सारी की सारी मूविंग एवरेज के ऊपर भी होगा, लेकिन ये जो अपसाइड मोमेंटम आई हुई है वो एक साथ में नहीं आई हुई है। जो उसका प्रीवियस गेन था उस प्रीवियस गेन को काफी टाइम तक उसने डाइजेस्ट किया हुआ है और फ्रेश अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे आते हुए देखने मिला हुआ है। तो 105 का लेवल अभी चल रहा है, तो एक्यूमुलेशन का हम जोन इसको बोल सकते हैं कि स्टॉक क्योंकि ब्रेकआउट है तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट स्टॉक करते हैं, अपने जो ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करने का एक रवैया स्टॉक रखते हैं। तो 98 का उसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल बनता है, तो स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए ब्रॉडर कैटेगरी में और चार्ट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। एक शेयर और है जी एंटरटेनमेंट। ये शेयर लग रहा है खबर के साथ ही चलता है, ये इसको आदत ही हो गया अब खबर के साथ चलने की। आप इस शेयर को सिर्फ हफ्ते भर के हिसाब से दिखा दीजिए, एक वीक का आपको पता लग जाएगा शेयर में कुछ भी नहीं हुआ। 11 तारीख से लेकर आज करीब 22 तारीख हो गई है, कुछ भी इसके अंदर खास मोमेंटम नहीं हुआ। विशाली एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। इस शेयर के अंदर कोई खास बड़ा मूव नहीं आ रहा, शेयर गिर भी नहीं रहा तो चल भी नहीं रहा, करें क्या? सर फिलहाल कंसोलिडेशन जरूर हो रहा है लेकिन ट्रेंड में बन चुका है। मैं फ्रैंकली कहूंगी दिस इज नेवर बीन माय फेवरेट स्टॉक, बट मैं फिर भी बताऊंगी टेक्निकली 263 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, बिकॉज वीकली क्लोजिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वीक से हम देख रहे हैं 270 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, सो आई थिंक 263 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। एक बार 280 को क्रॉस करता है तो लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 300 320। सो प्योरली ऑन टेक्निकल डिसिप्लिन ट्रेडिंग बने रहिए। ऑलराइट, चलिए ये तो कई कुछ पॉसिबल ट्रेड्स हुए हैं जो आपके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेड्स है, लेकिन कुछ लॉन्ग टर्म बेट्स भी लेकर आते हैं, लॉन्ग टर्म आइडियाज, जो हमारा खास सेगमेंट मुनाफे का फंडा। आज पंकज पांडे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पंकज, बताएं आज के 2 आइडियाज आपके। गुड मॉर्निंग प्रियंका, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सो मेरे 2 स्टॉक पिक में से पहला स्टॉक पिक है मिधानी। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 465 का है। ये कंपनी हमको डिफेंस स्पेस में काफी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव लगता है, लार्जली बिकॉज ये कंपनी स्टील अलॉयज बनाता है, टाइटेनियम अलॉयज बनाता है, प्लस और भी काफी सारे सुपर अलॉयज बनाता है जो कि डिफेंस में यूज होते हैं, स्पेस में यूज होते हैं, एनर्जी में, रेलवे में यूज होते हैं। एंड पिछले 3 साल में अगर आप देखें कंपनी में कुछ खास टॉप लाइन ग्रोथ नहीं था, करीब 7% का टॉप लाइन ग्रोथ था, बॉटम लाइन बिल्कुल फ्लैट था। बट अभी चीजें थोड़ी इसकी सुधरने लगी हैं। ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है इसकी करीब 1600 करोड़ है, जो कि हमें लगता है कि अगले 1 साल में एग्जीक्यूट होगी। इस साल इनको करीब 550 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं।
अच्छी चीज ये है कि जो आपने अभी जो कमर्शियल माइनिंग बिल पास हुआ, हमें लगता है कि ओवरऑल जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो नोबियम हो या बेरिलियम या और भी काफी सारे मिनरल्स हैं, आई थिंक इनकी माइनिंग बढ़ेगी एंड उसकी वजह से जो एक डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इन सुपर अलॉयज का वो बढ़ेगा एंड ये कंपनी उसमें हमें लगता है कि सबसे प्राइम प्रोडक्शन पार्टनर बन के आने वाला है। एंड ओवरऑल हमें लगता है कि जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे डिफेंस स्टॉक चले, ये रिलेटिवली उस हिसाब से अंडर परफॉर्म किया है, लार्जली बिकॉज इसके नंबर्स उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट ओवरऑल हमें लगता है कि आगे जाके नेक्स्ट 2 इयर्स में इसका टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह अच्छा होगा। करीब 18% का ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड करीब 20% का समथिंग सिमिलर हम बॉटम लाइन ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये डिफेंस स्पेस में ये कंपनी हमें लगता है कि आगे जाके बेटर करेगी। जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो इंडो काउंट है। इंडो काउंट पे हमारा टारगेट प्राइस 295 का है। इंडो काउंट जो है करीब 54 कंट्रीज में बेडशीट एक्सपोर्ट करता है अलॉन्ग विथ फ्यूल्स ब्लड लाइनिंग वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं। इनकी जो कैपेसिटी है करीब 153 मिलियन मीटर्स की है। नाउ लास्ट ईयर क्योंकि ग्लोबली काफी चीजें सॉफ्ट थी तो इस कंपनी का भी ओवरऑल ग्रोथ आया नहीं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम ग्रोथ इसका करीब डी ग्रोथ करीब 1% था, जबकि इंडस्ट्री का डी ग्रोथ काफी ज्यादा था, करीब 30% से ज्यादा का था। एंड यूएस इसका सबसे बड़ा मार्केट है। 75% जो भी इनके रेवेन्यूज होते हैं वो यूएस से आते हैं और यूएस में जो बेडशीट में इनका जो मार्केट शेयर है काफी सब्सटैंशियल है, 20% है। एंड ओवरऑल हमें लगता है कि चीजें अभी यूएस में स्पेशली सुधरनी चालू हुई है। एक तो ये जो इन्वेंट्री लेवल्स थे रिटेलर्स, जो बड़े रिटेलर्स हैं, आई थिंक वो काफी ज्यादा था, वो अभी करेक्ट हो गया है, तो एक वहां से ग्रीन शूट लग रहा है। प्लस आई थिंक लास्ट ईयर काफी कॉटन प्राइसेस वोलेटाइल थी, उसकी वजह से मार्जिन वगैरह इंपैक्टेड थे। हालांकि ये कंपनी ने मार्जिन काफी बेटर मेंटेन किया लास्ट ईयर 15%। बट ओवरऑल हमें लगता है कि जो भी इसके 2-3 चैलेंजेस थे वो इस साल वो एड्रेस हो जाएंगे एंड उसकी वजह से हमें लगता है कि इसके जो मार्जिन है वो करीब 125 बिप्स बढ़ सकते हैं आगे जाके 2 साल में। वॉल्यूम ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 18% का, तो हालांकि इसकी कैपेसिटी 153 मिलियन मीटर्स है, FY24 में ये करीब 88 मिलियन मीटर्स करेगी एंड जो FY25 में बढ़ के करीब 100 मिलियन मीटर के आसपास में हो जाएगी। तो करीब 18% 2024 में और 15-16% आपका 2025 में इसका वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। एंड एक और अच्छी चीज ये है कि जैसे आप FTA की वगैरह बात करें, यूके के साथ में FTA की बातचीत चल रही है, बाकी और कंट्रीज के साथ में भी FTA की बात चल रही है, तो ये कंपनी के लिए क्योंकि इसके पास में काफी स्पेयर कैपेसिटी है तो इसका काफी चांसेस है कि ये कंपनी अगर कुछ आगे FTA साइन होता है तो उस अपॉर्चुनिटी को ये राइड कर पाएगा। एंड ओवरऑल ये कंपनी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है, करीब 13 के मल्टीपल पे हमने इसको FY25 पे बाय दिया हुआ है विद टारगेट प्राइस ऑफ 295। ओके पंकज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। तो मिधानी और इंडो काउंट के तो इनफैक्ट यही जो भी हम सुबह बात भी करते हैं कि रिटेलर्स और स्पेशली वो कंपनीज जो बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं। इनफैक्ट मैनेजमेंट के टेकअवेज में भी आपको याद होगा FY23 के लिए तो गाइडेंस नहीं दी थी, लेकिन FY24 के लिए काफ़ी प्रॉमिसिंग बात हो रही है। मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए भी इन्हें हाल ही में कोई असाइनमेंट भी मिला, उनके साथ काम भी करना शुरू किया और बहुत सारे एक्सपोर्ट फ्रंट पे अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। शुक्रिया पंकज आज समय देने के लिए, ये दोनों स्टॉक समझाने के लिए, इनके रैशनल हमें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने देखा कि कल नैस्डैक में एक अच्छी खासी मूव दिखाई दी और कल हमारे यहाँ पे भी IT स्टॉक्स अच्छी मूव दिखा रहे थे। क्या कोई IT स्टॉक भी आज रडार पे होना चाहिए? इन्फोसिस तो आई थिंक वैशाली ने लिया था, कपिल से भी समझते हैं एक बार कि कोई और IT स्टॉक आपके रडार पर आएगा। कपिल बताएं। जी, जैसे कि डिम्पी जी ने सुबह मॉर्निंग में बताया था कि LTTS का एक जो स्टॉक है तो वहां पे ऑफकोर्स एक डेफिनेटली अच्छा सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो यहाँ पे एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल रही है। इसके अलावा जो एक स्टॉक में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और उसका जो क्लोजली मैं जिसको फॉलो कर रहा हूँ वो है परसिस्टेंट, क्योंकि परसिस्टेंट का बेसिकली काफी ऑन एंड ऑफ मोमेंटम रहा हुआ है। इसके कंपेयर में कोफोर्स और काफी सारे अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका चार्ट थोड़ा सा क्लीन होते आ रहा है और उसको मोमेंटम पिकअप होते हुए देखने मिल रही है। स्टॉक ने अपना नीचे के लेवल पे 4700 4600 के बीच में काफी अच्छा बेस बनाया हुआ है और हायर हाई लो की सीक्वेंस बनाई हुई है, जो उसका गैप था वो फिल करने के आरे पे आ गया है। तो परसिस्टेंट स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिखने मिल रहा है और इसका इमीडिएट पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम मुझे कहां पे 5200 जो प्रीवियस हाई था तो वहां पे हमें आते हुए देखने मिल सकता है। तो 200 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम इसमें देख रहे हैं।
ये पीएसयू बैंक्स, सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स और छोटे मझोले बैंक्स में कल काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। जेएनके बैंक का इंट्राडे लेके आई है, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जहाँ पे एक नए एमडी आए हैं, काफ़ी शानदार उनका काम है पिछले सालों में, वो 15% भाग गया। आरबीएल बैंक तेज था कल। मैं डिस्कस करना चाहूँगा यूनियन बैंक, उसका 5,000 करोड़ का QIP आने वाला है, 5% डिस्काउंट पे, 91 रुपीज़ के भाव पे। वैशाली, आप यूनियन बैंक में बेट करेंगी इस भाव से? मैं वेट करूंगी थोड़ा डिप, मेरे हिसाब से 87-88 पे एक अप्रोप्रिएट बाइंग लेवल बनेगा। तो मेरा व्यू फिलहाल पॉजिटिव है, बट इंडिकेटर्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। कल का जो कैंडल हमने देखा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, तो हो सकता है 87-88 तक ये जा सकता है। दैट वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। यूनियन बैंक डिम्पी ने भी अभी डिस्कस किया था। भारत फोर्ज के ऊपर आते हैं। भारत फोर्ज हालांकि चल रहा है काफ़ी दिनों से, जब से रिजल्ट आया है, लेकिन अब उसमें हायर टारगेट्स आने लगे हैं। इनफैक्ट कपिल, जरा आप चार्ट चेक करके बताएं, 1 रुपया दूर रह गया 1000 रुपये मार्क से, लेकिन 1150 के लेवल के टारगेट सब ब्रोकरेजेस देने लगी हैं। आज ही ब्रोकरेज कॉल में कुछ 1157 का नोमुरा ने टारगेट निकाला है। क्या लगता है चार्ट्स पे यहाँ से रुकना चाहिए या मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए एक बार अगर सही टाइम पे घुसे तो? बेसिकली भारत फोर्ज का मैं ईयरली चार्ट में देखा हुआ है, जहाँ पे एक कैंडल 1 साल का नजरिया देती है, और ये इसका चार्ट एनालिसिस में 1994 से कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट आप देखते हैं तो उसके जो पैटर्न बनती है, ओवरऑल जो साइक्लिकलिटी जो बनती है, तो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। तो भारत फोर्ज में एक सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन ये था कि स्टॉक 7 साल तक कंसोलिडेट करता है। तो लेट्स से कि मैं 1994 से इसकी मैं हिस्ट्री को चेक करता हूँ, 1994 से लेके 2003 तक कंसोलिडेशन पैच था। उसके बाद में 3 साल का हमें ब्रेकआउट देखने मिला था। उस 3 साल में स्टॉक 36 से लेके 197 तक आ गया था, और बाद में फिर से 2005 से लेके स्टॉक ने 2014 तक एक कंसोलिडेशन पैच था, 7 से 8 साल का कंसोलिडेशन पैच, और वहां पे हमें अपसाइड मोमेंटम देखने मिला हुआ है। जो अभी का हम 750 का जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, वो तकरीबन 2015 के लेवल का हाई पॉइंट था। तो 2015 के लेवल का हमें अभी के एंड प्रीवियस ईयर में और इस ईयर में हमें ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है। तो स्टॉक का एक बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव डेवलपमेंट बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल के 3 साल, क्योंकि ऑन एन एवरेज हिस्ट्री में भी स्टॉक ने इस तरीके के 2 से 3 साल में मल्टीबैगर तरीके की पुरवार हुआ था। लेकिन वी आर नॉट गेटिंग टू मेनी ऑप्टिमिस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन स्टॉक एक फिर से बुलिश टेरिटरी में आ गया है, क्योंकि 7 साल का उसे ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। तो लंबे अरसे से स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अगर डिक्लाइन होता है तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं तो स्टॉक का एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें आते हुए देखने मिल रहा है। तो स्टॉक को शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा होल्ड करना चाहिए स्टॉक को, और नीचे में उसके जो स्टॉप लॉस आएंगे वो 940 के यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहे हैं। ठीक है, अब पूजा को अपने साथ कनेक्ट करते हैं, वो एक्शन स्टॉक्स आपको बताएंगी। पूजा, बताएं एक्शन स्टॉक्स। जी, आईएक्स पर नज़र रखिए। एक नेगेटिव खबर है कंपनी के लिए। सीईआरसी ने डिस्कशन पेपर जारी कर दिया मार्केट कपलिंग पर चर्चा करने के लिए। एलएनटी टेक की मैनेजमेंट मीट हुई थी, जिसमें कि कुछ बड़ी हाइलाइट्स की बात करें तो जुलाई में डील एक्टिविटी में कुछ बढ़त देखने को मिली है, और उनका कहना है कि Q4 FY24 तक इनके सेमीकॉन और हाईटेक वर्टिकल में एक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स पर भी नज़र रखिए। कंपनी के क्रूड ऑयल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बढ़त देखने को मिली, जिसकी वजह से जो टर्नओवर हैं वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। आज बॉश, वेपको, रानी मद्रास जैसी कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। सरकार नई व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स आज जारी करेगी। नितिन गडकरी भारत NCAP यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम का के आज उद्घाटन करेंगे, तो इस पर आज नज़र रहेगी। इसके अलावा एसचांद, नवनीत एजुकेशन और पेपर स्टॉक्स आज भी फोकस में रह सकते हैं। कर्नाटका सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्क्रैप कर सकती है और अपनी नई खुद की कोई एक पॉलिसी लाने की उनकी योजना है, तो आज पेपर स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स आज एक्शन में रहने वाले। काफ़ी सारे स्टॉक्स पर हम डिस्कशन कर चुके हैं, और जो बाकी रह गए उसके बारे में भी डिस्कशन हो जाएगा। खुश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनसे उनके ट्रेडिंग कॉल्स पता कर लेते हैं। खुश, गुड मॉर्निंग, आपकी आज के ट्रेडिंग कॉल्स। Yeah, Dimpy, a very good morning to you.
सारे पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। बट जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन द इंडिसेस, बायस यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव है। हम 2-3 बार 19250 की रेंज को टच करके ऊपर आए हैं, तो स्ट्रेंथ जो है सपोर्ट में बनती जा रही है। 19550 ये रेजिस्टेंस जोन है, तो जब तक इस रेंज में है थोड़े पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। एटलीस्ट 19550 के लेवल्स जब तक हिट नहीं होते। बैंक निफ्टी की पॉजिटिविटी यहाँ पे थोड़ी ज्यादा लग रही है। 44,000 तक ये डैश एक मूव दिखा सकता है, अगर 44,000 का लेवल होल्ड करता है तो। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, मेरा मिक्स है बिटवीन अ कैश एंड एफएनओ स्टॉक। हिंडाल्को, इस स्टॉक में हम एक अच्छा बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में 440 के जोन को इसने प्रोटेक्ट किया है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं कॉल सेटअप देखूं तो करंट और जो ऊपर के स्ट्राइक्स हैं, एटीएम एंड ओटीएम जो स्ट्राइक्स हैं, इनमें हल्की सी अनवाइंडिंग दिख रही है, विच इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे एक अपमूव बिल्कुल आ सकता है। तो हिंडाल्को 460 470 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए बाय करें। 440 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिमिलरली लेटेंट व्यू, ये मेरा दूसरा पिक है कैश सेगमेंट से। इस स्टॉक में हमने एक बहुत ही अच्छा सा पैटर्न है वो रिपीट होते हुए देखा है। स्पर्ट आता है, प्रॉफिट बुकिंग का दौर आता है, 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक जंप कर जा रहा है। अब यही पैटर्न रिपीट होते हुए देखा है हमने पिछले 8 से 10 सेशंस में, लेकिन इस बार वॉल्यूम बैक्ड बहुत शार्प अपमूव हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो 445 455 के 2 टारगेट्स के लिए बाय करें। 429 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है, क्लाइंट्स को भी दिए हैं आप, हमें भी दे रहे हो। हिंडाल्को और दूसरा लेटेंट व्यू, ये 2 शेयर हो गए। स्टॉप लॉस टारगेट आप अच्छे से इस पर नोट कर लीजिएगा। चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापड़िया, उनका भी जरा स्वागत करते हैं। चंदन सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं सर? जी नमस्कार। देखिए, पहला ट्रेड सेटअप हम ढूंढेंगे आईडीएफसी लिमिटेड से। आईडीएफसी लिमिटेड को आप देखोगे तो लगभग 13-14 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट उसमें भी आप देख रहे हो कि एक बड़ा कंसोलिडेशन है जो अब एक नए मूव को इनवाइट कर रहा है, और उस कंसोलिडेशन में भी आपके सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक ने डिसाइसिवली 120 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो पॉजिटिव बायस इस काउंटर की बता रहा है। तो 118.50 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लगभग 127 तक के टारगेट आपको आईडीएफसी लिमिटेड में बनने चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे दूसरे काउंटर्स की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है, और हमारा ऐसा मानना है कि हेवेट्स में कुछ काउंटर परफॉर्म करेंगे, ऑटो एंसिलरीज काउंटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। भारत फोर्ज पर मैं फोकस करना चाहूंगा। भारत फोर्ज ने कल के दिन जो पिछले लगभग 6 दिनों की रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया, हालांकि ऊपर के लेवल से वापस कंसोलिडेट हुआ, बट सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। 962 का सपोर्ट है, ऊपर में 1020 तक के टारगेट के। क्या ये तो बात हुई आपके आज की ट्रेडिंग आइडियाज की, लेकिन कुछ और स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं विनोद के साथ। इनफैक्ट एक हैवी वेट को डिस्कस करते हैं, और इसके लिए तो खैर ब्रोकिंग फर्म ने एक बात कही है, एलिफेंट विल डांस बट बी पेशेंट। एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं विनोद। इसमें अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है, यूबीएस की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग तो है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू ही आपको रखना होगा, क्योंकि नियर टर्म प्रेशर की बात की जा रही है। एचडीएफसी बैंक टॉप पिक है, एफआईज का बहुत फेवरेट काउंटर है, लेकिन नियर टर्म में इस पे क्या प्रेशर है कि स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम भी नहीं दिखता। आपका क्या व्यू बन रहा है एचडीएफसी बैंक पे? जी, जहां तक एचडीएफसी बैंक का बात है, अगर मैं वैल्यूएशन की आज के रेट में एचडीएफसी की बात करूं 2.1, सेम वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक को भी आज के रेट में मिल रहा था। तो जो वैल्यूएशन जो गैप हुआ करता, जो वैल्यूएशन प्रीमियम ये आईसीआईसीआई पे लिया करता था, आई थिंक वो मोर और लेस एज ऑफ नाउ खत्म हो गया है, जिसकी मुख्य वजह मेरे ख्याल से जो है जो स्ट्रीट को जो थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए वो अभी नहीं मिल रही है, जिसकी क्लैरिटी वो एक बार मर्जर होने के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे मर्ज एंटिटी के, तब उसके बाद वो क्लैरिटी आएगी। पहली क्लैरिटी स्ट्रीट को चाहिए कि अभी भी सब कुछ कंफ्यूजन है कि भाई आरओए किस हिसाब से ये इवॉल्व होगा। जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम आरओए 1.9 to 2% के बीच में हम करेंगे, जो डेफिनेटली अभी के कंपेयर टू जो अभी जो बना था उससे कम है। एक रीजन वो है। दूसरी रीजन ये है कि जो इसका मर्जर होने के कारण जो इनका जो कॉर्पोरेट जो बुक हो रहा है वो कंसिस्टेंटली ड्रॉ डाउन हो रहा है। तो वो कितना ड्रॉ डाउन हो रहा है, क्योंकि अभी भी लगभग 1.25 लाख करोड़ का उनका कॉर्पोरेट बुक जो एचडीएफसी से आ रहा है वो है। तो उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी, अगर वो ड्रॉ डाउन कंसिस्टेंटली होगा तो जो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये 15 से 20% का जो बता रहे हैं कि लोन कंसिस्टेंट लोन बुक ग्रोथ, उस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। तो कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स मुझे लगता है ये सब क्लैरिटी अभी स्ट्रीट को नहीं है, जिसके वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। बट ये पोस्ट मर्जर मुझे लगता है कि जब एक बार फाइनेंशियल्स आने चालू
हो जाएंगे, नंबर्स आने चालू हो जाएंगे मर्ज एंटिटी के, तब ये क्लैरिटी इमर्ज होगी। और डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक अगर मैं फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखूं तो ये एक ऐसा बैंक है जहां पे आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ नो ब्रेनर। आई थिंक जिस हिसाब से इसने ओवरऑल अपने फ्रेंचाइजी लायबिलिटी डेवलप किया है, जिस हिसाब से ब्रांचेज, आई थिंक ये अकेला बैंक था जिसने जब सारी बैंक जब ब्रांचेज एडिशन में कभी करे तो ये रेपिडली एक्सपेंड कर रहा था, जो आज के डेट में मुझे लगता है बहुत जरूरी है अपना डिपॉजिट फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के लिए। तो उस हिसाब से काफी बेहतर किया। मुझे लगता है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी भी अच्छा है। नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है, ठीक है। बस नियर टर्म प्रेशर्स पर हम और कमेंट्स चाह रहे थे, ठीक है विनोद, एचडीएफसी बैंक पर ये व्यू। लेकिन आज एक खास खबर, शरद हमारे खास सेगमेंट क्या खबर है हमें लेकर आए, आइए उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, सेंचुरी प्लाईबोर्ड जो है फोकस में रहने वाले, और यहाँ पे हमारे चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि अगस्त के महीने में जो है टिम्बर प्राइसेस, जो लकड़ी के प्राइसेस होते हैं, वो 5 से लेकर 7% तक बढ़ चुके हैं। अब इसके कारण जो इम्पैक्ट देखने वाली है वो होगी कि उनकी जो सप्लाई शॉर्टेज है अगस्त के महीने में वो कंटिन्यू करी, और Q2 में जो है मार्जिन्स में इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो टिम्बर प्राइसेस होते हैं वो लगभग प्लाईवुड के 50% के जो है ओवरऑल इनपुट कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। मैनेजमेंट ने भी जो है रिसेंटली कॉन कॉल में कहा कि लगभग 2.5% का उन्होंने प्राइस हाइक रिसेंटली लिया है। हालांकि बाजार को अभी भी कंसर्न्स लग रही है कंपनी के मार्जिन्स को लेकर शॉर्ट टर्म में, और उनकी जो कैपेक्स हो रही है उसमें भी एक डिले देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो है मार्केटिंग एक्सपेंसेस, स्पेशली जो उनके नए मास सेगमेंट के लैमिनेट्स, जो सैनिक सेगमेंट है, उस पे जो है पीएल पे दबाव पड़ सकता है। हालांकि सेकेंड हाफ FY24 के लिए मैनेजमेंट का कमेंट्री थोड़ी सी बुलिश ज़रूर है, जहां पर वॉल्यूम रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्चेस है उनमें एक अच्छी पिकअप देखने मिलेगी। ऑल राइट, सेंचुरी प्लाई पर आप खबर लेकर आए शरद, शुक्रिया। इस पर नज़र रखेंगे हम, और अब आगे बढ़ते हैं और एक खास रिपोर्ट बिग बोल्ड ब्रोकरेज कौन से स्टॉक पर है आज, या मैं ममाक्षी बताएंगे। ममाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है औरोबिंदो फार्मा के ऊपर। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि रीसेंट रैली के बाद कंपनी की वैल्यूएशन उनके 5 और 10 ईयर मीन के ऊपर आ चुकी है। ओवरऑल सारे ही जो मीडियम टर्म अर्निंग्स के लिवर्स थे वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन नज़र आ रहे हैं ये वैल्यूएशन में। और अगर दूसरे साइड पर अगर हम देखें तो यूएस जेनेरिक की जो मार्केट कंडीशन सुधरे थे वो लार्जली सस्टेन होते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लिमिटेड विजिबिलिटी है जेनेरिक पाइपलाइन पर। और बायोसिमिलर्स की बात करें तो यहाँ से अपसाइड में अभी भी थोड़ा समय लग सकता है, और सारे ही नियर टर्म अपसाइड लेवल्स एक्चुअली प्राइस्ड इन नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते सिटी ने औरोबिंदो फार्मा पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है। खरीदारी की राय से बिकवाली की राय दी है, मगर इन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 750 रुपीज प्रति शेयर पर कर दिया है। औरोबिंदो पे एक चार्ट चेक भी ले लेते हैं, क्विक चार्ट चेक सेंचुरी प्लाई और औरोबिंदो दोनों पे। जय, आप बताइए औरोबिंदो पे, फिर कपिल से जल्दी से सेंचुरी पे लेंगे। बताइए क्या लेवल्स। औरोबिंदो फार्मा पर मुझे एक डिप दिख रही है अभी अराउंड 835 के अराउंड ये स्टॉक जा सकता है, एक डिप मिल सकती है, क्योंकि वहां पर एक 21 डे का एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, सुपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, RSI की तरफ से एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो यहाँ पर एक 10-15 पॉइंट की एक डिप दिख सकती है। ऑल्सो उसके अगर ये ब्रेक हुआ तो उसके अराउंड 806 का दूसरा लेवल दिख रहा है जो अराउंड 34 डेमा के वहां पर है। तो इफ ये ब्रेक हुआ 35 का लेवल तो 804-805 का लेवल ये स्टॉक पर दिख सकता है। व्हाट अबाउट सेंचुरी, कपिल, वेरी क्विकली। सेंचुरी टेक्सटाइल हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस पिछले कुछ दिनों से 606 का बेस बनाया हुआ और पिछले 6 से 7 दिनों का हाई का उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो 606 का स्टॉप लॉस हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। रिस्क और रेशियो काफी फ्लैटी लग रहा है और ऊपर में इमीडिएट रेजिस्टेंस उसके कुछ 650 से 660 की लग रही है। पॉजिटिव अंडरलाइंग टोन है 606 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। अब 1 मिनट रह गया मार्केट खोलने में, और इस बीच अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो फ्रीज हुआ है वो हरे निशान में है। वो 23 पॉइंट की बढ़त के साथ 19,400 के ऊपर, क्लोजिंग कल 400 के ऊपर, आज ओपनिंग आपको मिल रही है 400 के ऊपर। निफ्टी बैंक ने कल 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज सीधा 125 पॉइंट बढ़ाए हैं, 44,125 पे निफ्टी बैंक पे आज आपको ओपन होते दिख रहा है। आज शुरुआत में रिलायंस इंडस्ट्रीज कमज़ोर है, मैं एक एक करके आपको शेयर बता देता हूँ कौन कौन से कमज़ोर खुलने वाले हैं। मारुति कमज़ोर खुलेगा, इसके अलावा भी औरोबिंदो फार्मा की बात कर रहे थे वो आपको कमज़ोर दिखेगा, और जो तेज़ी से खुलेंगे
उसमें दिखेगा अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो शुरुआत में आज मजबूत भी खुलने जा रहे हैं। ये सारे खबरों वाले शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं इनके साथ कोई ना कोई न्यूज़ फ्लो है, जो आपको मैंने बढ़त और गिरने वाले शेयर्स दोनों के बारे में जिक्र किया। एडवांस डिक्लाइन कम से कम 1200 शेयरों का आज होना चाहिए, और एक दिन भर अगर मेंटेन रहता है तो आप आज थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग देखेंगे। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, 1200 ही आए हैं, 1263 का नंबर है। 21 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी ने ओपन किया है। हो सकता है पहले 5 मिनट थोड़ा सेटलमेंट के लिए समय ले, लेकिन ये आज इसकी जो चांसेस हैं वो 19,450 से 500 तक पहुंचने के, यानी कि करीब 50-60 पॉइंट अभी और जोड़ सकता है। निफ्टी बैंक अब 44,000 के आसपास है, 86 पॉइंट की बढ़त है। शुरुआत में देखते हैं कौन कौन से शेयर और मार्केट को थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्ट कर रहे हैं। जल्दी से चेक कीजिए पहले अडानी के दोनों शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट। उसके बाद आप दिखाइएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर दिखाइएगा HDFC, तो दोनों शेयर। उसका तीसरा नंबर पे आपको दिखाना होगा IT के दोनों बड़े दिग्गज इन्फोसिस, TCS, आप ये भी दिखा सकते हैं। इन शेयरों की वेटेज के हिसाब से काफ़ी हद तक इंडाइसिस का मूड और माहौल तय होता है, इसलिए इनको शुरुआत में ज़रूर देख लेना चाहिए। अब आ जाते हैं और कौन कौन से शेयर हैं। UPL आज आपको बढ़त के साथ दिखेगा। JSW स्टील के अंदर आज ओपनिंग अच्छी हुई है बड़े शेयरों में। एशियन पेंट करीब 0.5% ऊपर है, वजह सामने फेस्टिवल सीजन खड़ा और थोड़ा क्रूड नीचे आया हुआ है। इसके अलावा आज अदानी पोर्ट के अंदर भी शुरुआती अच्छी बढ़त है। सन फार्मा थोड़ा कमज़ोर है, स्क्रीन पे लेके आइए, और मारुति के अंदर कमज़ोरी है। रिलायंस अभी भी थोड़ा कमज़ोरी देखने को मिल रहा है। बजाज फाइनेंस को भी एक बार आप दिखा सकते हैं, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को भी दिखा सकते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे तो बाकायदा 5% का फिर से आज एक लोअर सर्किट लगा है। बजाज फाइनेंस पे आप ध्यान रख सकते हैं, आज फिर से इसके अंदर 0.5% के आसपास की शुरुआती बढ़त देखने को मिल रही है। एक काम और करते हैं, जरा L&T और पावर वाले स्टॉक्स को भी दिखाइए। पहले जरा एक L&T दिखाइएगा, फिर पावर की दो बड़ी कंपनीज PFC और एक REC, इनको भी आप दिखा सकते हैं, और साथ ही टाटा पावर को दिखाइएगा। ये टिपिकली ब्रेकआउट वाले शेयर्स हैं। आपको अब L&T फाइनेंस होल्डिंग, PFC आधा से पौने 1%, REC आधे से पौने 1%, और अब दिखाइए टाटा पावर, लास्ट में टाटा पावर दिखाइए। इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको जैसे हमने शुरुआत में कहा थोड़ा ये समय लेगा अभी, लेकिन ये अगर एडवांस डिक्लाइन को बेहतर बनाए रखता है ना, और इंडिया विक्स में ज़्यादा तेज़ी से बढ़त नहीं आती है, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग करा सकता है, बट थोड़ा सावधानी रखें। एग्रेशन और डिफेंस वाला जो सुबह हमने आपको पॉइंट बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं, फिर उसका छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है ये आपको प्रियंका बता देंगी। हीट मैप के जरिए आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं अदानी एंटरप्राइजेस, टिपिकली ब्रेकआउट 2700 का शेयर हो गया। बजाज फाइनेंस, फिनसर्व आज फिर से चल रहे हैं। इसके अलावा एशियन पेंट को बेनिफिट मिल रहा है, थोड़े डिफेंस वाले दो शेयर आ गए, सिप्ला और डिविस लैब, और इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल को भी आप काउंट कर सकते हैं। आज बैंकिंग का एक्सिस बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, भारतीय एयरटेल के अंदर हल्का सा लाल निशान है। आपको ज़्यादा बढ़त इंडाइसिस में नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो हीट मैप मैंने भी आपकी स्क्रीन पे लगाया हुआ है, इसमें मेजॉरिटी हिस्सा तेज़ी का है, इसलिए अभी थोड़ा रुक जाइएगा, थोड़ा मोमेंटम और पकड़ने दीजिए 2-4 बड़े इंडाइसिस को, शेयर को, उसके बाद फिर आपको अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अब छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है आपको प्रियंका बता रही है। बिल्कुल, इनफैक्ट मिड कैप में इस वक्त जो गेनर है वो कल भी एक और इस स्पेस की हम चर्चा कर रहे थे, रिटेल और टेक्सटाइल। ट्राइडेंट, जिसमें इनफैक्ट ब्लॉक भी लगे हैं, 10 लाख लगभग 11 लाख शेयरों का सौदा भी हुआ है, और एसजीएस का भी ब्लॉक सामने आ गया, 31% इक्विटी का सौदा होना था, तो ये दो ब्लॉक तो सामने है। मिड कैप में जो इस वक्त टॉप गेनर है उसमें ट्राइडेंट, कल भी इसमें तेज़ी थी, आज वहाँ मूव फिर से दिख रही है। सोना कॉमस्टार, PB फिनटेक, यहाँ पर आपको मूव दिख रहा है। यूनियन बैंक का QIP, उसके चलते आप न्यूज़ 1.5% की तेज़ी देख रहे हैं, और अडानी विल्मर, अडानी स्टॉक्स में तेज़ी, और अडानी विल्मर में भी अब आपको मूव दिखती है। स्कॉट्स कुबोटा 1.5%, और भारत फोर्ज में भी लगभग 1.5% की मजबूती है। ये मिड कैप के गेनर्स है। मिड कैप के अगर हम लूजर्स की बात करें तो जो न्यूज़ का इंपैक्ट है, औरोबिंदो फार्मा डाउनग्रेड रिपोर्ट का असर दिख रहा है, 2% स्टॉक नीचे है। IEX लगभग 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और स्मॉल कैप में भी आपको न्यूज़ बेस्ड एक्शन क्लियरली दिख रहा है। जहाँ जहाँ भी हमने खबरें सुबह भी अभी बताई, वो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। स्मॉल कैप में इस वक्त जो बड़े गेनर्स हैं उसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स बढ़कर अब 5-5.5% हो गया। आई थिंक इनके डीमर्जर का एक रीस्ट्रक्चरिंग का भी एक ट्रिगर है जो प्ले आउट क्लियरली हो रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स इस वक्त 5%। इसके अलावा हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को हम काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं, दो स्टॉक में भी शामिल होते हैं। यहाँ पर भी आप 2.5% की तेज़ी देख रहे हैं, और ब्रिगेड पे भी जो लैंड पार्सल की न्यूज़ थी
उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, लगभग 2% की मूव है। एंजल वन यहाँ पे भी रिस्ट्रक्चरिंग का ट्रिगर है जो वहाँ 1.5% की मूव आपको दिख रही है। कुछ और जो टेक्सटाइल काउंटर्स में वेल्सपन इंडिया जैसे काउंटर्स में मूव है, पेन स्टॉक्स में इंडिगो जैसे स्टॉक्स पे मूव है, और गिरने वाले स्टॉक्स में आपको ग्रैन्यूल्स, इल्गाए, ब्राइटकॉम जैसे ग्रुप्स दिख रहे हैं स्मॉल कैप में। तो अच्छा एक्शन ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है। अजय, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग आइडियाज के बारे में बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे पूरे पैनल इस समय जुड़े हुए हैं। चंदन बताइए क्या ट्रेड निकल के आ रहा है? सुबह सुबह ओपनिंग ट्रेड क्या दिखता है आपको? बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड की तरफ फोकस करें तो मैं एक स्टॉक फोकस करूंगा, टाटा कम्युनिकेशंस। आप देखोगे कि इस स्टॉक्स में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले लगभग कुछ दिनों से ये एक दायरेबंद कामकाज कर रहा था और आज जिस हिसाब से ये रेंज ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट बनना चाहिए। ओवरऑल डेटा सेटअप देख रहा हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग्स की एक्टिविटी है, रोल ओवर्स की पोजीशंस यहाँ पे बने हुए हैं ओवरऑल, तो खरीदारी की सलाह देंगे। मेरा मानना है मौजूदा लेवल से इसमें लगभग 3% तक के स्विंग बनने चाहिए, तो करंट लेवल पे खरीदे। और स्टॉप लॉस की आप यदि बात करते हो तो यहाँ पे लगभग 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1780 1790 के टारगेट की। जी, अपना जियो फाइनेंशियल देखिए, एक और नीचे का सर्किट उस पर लगा हुआ है। हालांकि कल ही लिस्ट हुआ है, इसके ऊपर कोई चार्ट चेक तो नहीं होगा, विनोद मोदी तो जा चुके हैं, लेकिन इस भाव से ये रुकेंगे अभी? आप कपिल आप बताइए, आपके यहाँ क्या हो रहा है? आपकी डिस्कशन हो रही है डेस्क पे इसके बारे में? नहीं, फिलहाल तो इसके स्टॉक के बारे में कोई ध्यान में तो नहीं है, मेरा कोई विशेष टिप्पणी नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, लेकिन अभी नीचे का सर्किट है, रुकिए, थोड़ा और सेलिंग आ सकती है पैसिव फंड्स वालों की। कल ही हमने आपको बताया था, उसके बाद इसके अंदर आप आजमाएं। जय आप बताइए ओपनिंग ट्रेड क्या है आपका? ओपनिंग ट्रेड मेरा जेबीएम ऑटो पर रहेगा। स्टॉक ने अच्छा खासा स्टार्टिंग ऑफ द डे में अच्छा खासा मूव दिखाया, ब्रेकआउट के वहां पर प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छा आज के दिन में बढ़ सकता है। अराउंड 1648 का टारगेट दिख सकता है एक दो दिन के अंदर, तो यहाँ पर एक बाय की सलाह होगी। ये लेवल्स पर भी आप बाय कर सकते हो। प्रीवियस डे के हाई के ऊपर अभी भी चल रहा है, स्टार्ट भी वहीं पर हुआ और अभी भी वहीं पर चल रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आएगा ये स्टॉक में। और डेली चार्ट पर हम देखें तो वहां पर आरएसआई और सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला है, तो एक मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा टारगेट 100 पॉइंट्स का मिल सकता है यहाँ से, तो बाय करने की सलाह होगी एक दो दिन के लिए। किरण आपका ओपनिंग ट्रेड? तो जिस तरह से ओवरऑल हम चार्ट देख रहे हैं, जिस तरह से बैंकिंग के अंदर हमें लग रहा है कि एक तेजी यहाँ पे आ सकती है, तो पीएसयू बैंक में आप ध्यान रख सकते हो, तो इंडियन बैंक पे आप ध्यान रखें। इंडियन बैंक का डेली चार्ट आप देखोगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2 दिन से स्टॉक एक छोटी सी रेंज के अंदर मूव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब तक ये स्टॉक 400 के ऊपर, मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। जो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस बन रहा है वो 400 के नीचे का स्टॉप लॉस है, और जिस तरह से पैटर्न है यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, वहां से कंसोलिडेट हो रहा है, तो जैसे ही अगर ये 410 420 के ऊपर 415 के ऊपर निकलेगा तो देयर आर वेरी गुड चांसेस के 440 तक की एक रैली देख सकते हैं। सो इंडियन बैंक करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे, 400 के नीचे का स्टॉप लॉस, इमीडिएट लेवल पे 430 तक के टारगेट हम देख रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके क्या होंगे ओपनिंग ट्रेड्स? टाइम मिला है, मैं 2 कॉल्स दे दूं, एक अपडेट और एक कॉल रादर। कल देखिए हमने अदानी पावर डिस्कस किया था 315 और 325 के टारगेट्स के लिए। 325 का सेकंड टारगेट तो कल अचीव हो गया है, आज 345 के करीब ये स्टॉक गया है, तो मेरा सजेशन रहेगा किसी ने अगर हमारा डिस्कशन सुन के कल लिया हो तो 10 से 15% ऑलरेडी कल और आज में बन रहे होंगे। 330 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसमें अभी बने रहे, वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा पिकअप हुआ है, मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। सो ये एक अपडेट रहेगा ऑन अदानी पावर जो हमने कल सुबह डिस्कस किया था ओपनिंग ट्रेड में। जो आज का मेरा पिक है दैट इज वीआईपी इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक में आप देखिए करीब 4 से 5 सेशन पहले बहुत शार्प अपमूव आया था, बट उसके बाद 2 सेशंस में फॉलो थ्रू नहीं देखने मिला, प्रॉफिट बुकिंग आई, बट अब स्टॉक फिर से रिवाइवल मोड में आ गया है, तो यहाँ पे आप एक फ्रेश बाय इनिशिएट करें। टारगेट्स आपके लिए यहाँ पे 710 और 725 के रहेंगे, 685 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। एंड एज अ डिस्क्लेमर इस स्टॉक में मेरी पोजीशन भी है और हमने क्लाइंट्स के साथ भी डिस्कस किया। ऑलराइट, ठीक है, नाइस कॉल्स कुश। और बढ़ते हैं आगे, कुछ और स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं। जीएमआर इंफ्रा, यहाँ पर अच्छी मूव कल भी थी और आज भी आपको फर्दर 1.5% की मूव दिख रही है, अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है। क्या जय आप इसे ऐड करेंगे आज? तो जीएमआर इंफ्रा कल भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और मुझे लग रहा है और कंटिन्यू हो सकता है 58 के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है आज के दिन में, मुझे लग रहा है, क्योंकि एक सपोर्ट अच्छा खासा लेके बैठा था
कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा था ये स्टॉक में। ऑल्सो जो ब्रेकआउट आया था कल के दिन में, उसके ऊपर आज सस्टेन हुआ और अभी भी बढ़ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा स्टॉक होगा इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय करने के लिए। कल के हाई से ऊपर चल रहा है अभी भी, तो एक मोमेंटम प्ले हो सकता है। वॉल्यूम अच्छा था, आरओसी की तरफ से एक अच्छा मूव आ रहा है, पॉजिटिव क्रॉस ओवर है, तो एक ₹1.5 का मूव अभी भी दिख सकता है आज के दिन में। सो यहाँ पर बाय करने की सलाह भी GMR इंफ्रा। ठीक है, 2 शेयर हमारी लिस्ट में और आए हैं शुरुआत में जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। चंदन सर जरा आप चेक करना है टाटा पावर, कल इसके अंदर एक स्मार्ट मूव आया था, आज ओपनिंग अच्छी है, फिर से ये आ गया है 40 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। तो एक बार जरा देख के बताइए 240 के ऊपर जाने के और कितने चांसेस हैं, स्टॉप लॉस क्या लगाएं? बिल्कुल, देखिए 2 काउंटर मैंने यहाँ पे सुझाए हैं जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए, एक IDFC लिमिटेड और दूसरा टाटा कम्युनिकेशन। तो उन दोनों काउंटर में ध्यान रखें, मोमेंटम है। तो हम टाटा पावर की यदि बात करें तो टाटा पावर ने कल बड़ा मूवमेंट देखा था, आज थोड़ा सा रेंज बाउंड है बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। बिल्कुल यदि किसी के पास पोजीशन है या नया बनाना है तो आप रख सकते हो। 235 का सपोर्ट है, 250 तक के स्विंग यहाँ पे बने। ठीक है किरण, एक सवाल आपसे होगा। आज देखिए शुरुआत में ना बलरामपुर चीनी के अंदर वापस थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। शेयर है तो साइडवेज एक रेंज का थोड़ा टूटा हुआ भी शेयर है, लेकिन आज जो एक्शन सुबह सुबह दिखा रहा है विद वॉल्यूम के साथ, लग रहा है कि थोड़ा पुल बैक करना चाहता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए। सो बलरामपुर चीनी का अगर हम चार्ट देखें तो स्टॉक अपनी जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके क्लस्टर के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन पॉजिटिवनेस ये है कि अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूअसली। जब भी स्टॉक में कोई करेक्शन आता है अपने 200 डेज मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक में रिबाउंड्स हम देख रहे हैं। कल भी हमने वैसा ही कुछ देखा, 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे इंट्राडे के बेसिस के ऊपर तो वहां पे भी एक पॉजिटिवनेस दिख रहा है। तो एक लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड बन रहा है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। 390 के आसपास अभी रेट चल रहा है और जिस तरह के कल के लो है 380 या तो 374 जो प्रीवियसली लो है, मेरे हिसाब से वो स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में कहीं ना कहीं 410 415 तक के टारगेट है, तो एक बार के लिए आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो। 380 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 410 से 415 तक के टारगेट। इंटरेस्टिंग। ब्लूमबर्ग ने अभी भी एक खबर डाली है कि LIC ने 6.5% स्टेक जियो फाइनेंशियल के अंदर अक्वायर किया है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आप कूद पड़े स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये फ्रेश परचेज नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो उनका स्टेक था उसके चलते ये उनके पास आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महिंद्रा लाइफ में काफ़ी दिनों से एक्शन चल रहा है। महिंद्रा लाइफ महिंद्रा ग्रुप का रियल एस्टेट स्टॉक है। इनफैक्ट यही नहीं, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में भी एक्शन शुरू हो गया है। ये दोनों स्टॉक्स चंदन आप हमारे लिए चार्ट चेक करके बताएं, महिंद्रा लाइफ और लॉजिस्टिक्स दोनों के 3-4 महीने के ग्राफ दिखाइए। आप किससे बेट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम महिंद्रा लाइफ की बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है और वीकली चार्ट पे यहाँ पे हाई टॉप साई बॉटम में मंथली पे राउंडिंग फॉर्मेशंस है। स्टॉक अपने वापस न्यू हाई टेरिटरी के जाने के लिए तैयार है। आज जो गैप अप के बाद में होल्डर है वो भी एक पॉजिटिव साइन है। 525 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में लगभग 550 565 तक के टारगेट के लिए। महिंद्रा जो लॉजिस्टिक की बात करें आई थिंक 380 के आसपास चल रहा है। 50 डे का सपोर्ट है, होल्ड कर रहे हैं, बट यस फॉलो अप आना जरूरी है। पर एक बार के लिए 392 95 तक के लेवल आप देख सकते हो। तो महिंद्रा लाइफ ज्यादा अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव बायस है और थोड़ा मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। ये आइनॉक्स ग्रुप के स्टॉक्स में वापस से एक्शन आज दिख रहा है। आइनॉक्स ग्रीन और आइनॉक्स विंड दोनों में करंट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। कपिल, आप दोनों में से किससे बेट करेंगे? जी, आइनॉक्स विंड का जो मैं यहाँ पे चार्ट देख रहा हूँ तो ऑफकोर्स सुजलोन के काफी चलते हुए, यानी ये पर्टिकुलर सेक्टर ही काफी अच्छा मूव कर रहा है। जो 157 का जो पहले का काफी टाइम का रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेकआउट कर चुका है, तो ये स्टॉक की तो मोमेंटम अच्छी लग रही है। पिछले 7-8 दिनों से कुछ एक करेक्शन स्टॉक में आया हुआ है और वो करेक्शन जो इसके प्रीवियस सपोर्ट लेवल थे 188 के लेवल के अराउंड पे वहां पे थम गए हैं और 2 दिन से इसके अपसाइड मोमेंटम रिज्यूम हो रही है। तो एक अच्छा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफी क्लियर हो जाता है कि स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है और उसका जो इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा तो वो 187 के अराउंड का ही रहेगा। और जो उसके ऊपर के जो अपसाइड मोमेंटम हम देख रहे हैं तो जो उसके प्रीवियस पिक थे 223 के यहाँ पे, तो उसके अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रही है। तो 13 रुपए का रिस्क रहेगा और उसके साथ में 22 से 23 पॉइंट का एक अपसाइड पोटेंशियल भी आइनॉक्स विंड में हमें देखने मिल रहे हैं। सपोर्ट अच्छा है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने मिल सकता है।
ओके, डिलीवरी और पीबी फिनटेक इनमें भी अच्छी खासी मूव है लगातार। चंदन, डिलीवरी और पीबी फिनटेक पे एंट्री पॉइंट्स क्या होने चाहिए अगर कोई ट्रेडिंग के लिए इसमें एंटर करता है तो? बिल्कुल, देखिए आपने डिलीवरी और इनकी बात की, मैं 2-4 नाम और जिक्र करना चाहूंगा। एस्कोर्ट्स अच्छा लग रहा है, फिर मेरे को शिपिंग काउंटर भी अच्छे लग रहे हैं। बट ये आपने डिलीवरी और फिनटेक की बात, पीबी फिनटेक की बात की तो सबसे पॉलिसी बाजार यानी पीबी फिनटेक की हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव बायस है। पिछले लगभग 8-9 दिनों में करेक्टिव मूव हुआ है। 818 से स्टॉक लगभग 710 तक डिक्लाइन दिखाने के बाद वापस टर्न हो रहा है, तो पॉजिटिव बायस है। वीकली सपोर्ट से टर्न हो रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। लगभग 722 के आसपास का सपोर्ट होगा 770 तक के टारगेट के लिए। और डिलीवरी की बात करें तो 2 दिन पहले और स्पेशली कल के दिन बड़ा डिक्लाइन हुआ था, बट ये एक पॉजिटिव रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है। 400 का सपोर्ट ध्यान में रखें, 400-402 का, ऊपर में 430 को स्विंग को प्ले करने की। ओके, ठीक है। केपरी ग्लोबल में आज इनफैक्ट 5-5.5% की मूव है और कुछ और स्टॉक्स भी स्मॉल कैप में कई सारे बीएसई इंडेक्स पे कई स्टॉक्स देख रहे हैं। एचसीसी में आज 5.5% की मूव है। एचसीसी तो लगातार इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स को हम डिस्कस करते भी हैं, पर 5.5% की मूव एचसीसी पर क्या अगर किसी ने अब तक ना लिया हो कुछ और उसे एंट्री पॉइंट ढूंढना हो तो थोड़ा वेट करें, नीचे मिल सकता है? तो प्रियंका देखिए एक डिप ऑलरेडी आया था एंड दैट हैज बीन बॉट इनटू एंड दैट इज क्लोज टू 2450 का जो जोन है इसके आसपास। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहे हो तो मैं कहूंगा यहाँ पे डिप का अगर वेट करें तो शायद ये जो बस है ये मिस हो सकती है आपसे। सो यहाँ पे आप एक फ्रेश एंट्री यहीं पे ले लें बिकॉज रिकवरी हुई है 2 से 3 बार जो नियर टर्म बेस है उसको टेस्ट करके रिबाउंड किया है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहे तो अभी भी आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इट्स ऑन दी मूव नाउ। तो 27 और 28 ये जो 2 लेवल्स हैं इन टारगेट्स के लिए आप बाय करें। 25 या उसके जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये मोमेंटम जारी हुआ है, ये शुरू हुआ है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग के दौर के बाद हुआ है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से इन वेरी क्लोज टारगेट्स के लिए आप यहीं पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। अगर आप निफ्टी को इस समय चेक कर रहे हैं तो करीब 30 पॉइंट के आसपास की बढ़त है और आप एक बार ना एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए। निफ्टी के तो ज़्यादातर शेयर आज पॉजिटिव चल रहे हैं और उसमें 3 बड़े कंटेंडर रिलायंस, टीसीएस और इन्फोसिस ये आपका ज़्यादा साथ नहीं दे रहे। अगर आप देखें एडवांसेस 126 दिख रहे हैं। आप एनएससी के बढ़ते हुए शेयर और बीएससी के बढ़ते हुए शेयर का जो रेशो देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है। अब आप देखिए रिलायंस धीरे धीरे करके रिकवर होता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ आप इसमें दिखा सकते हैं वो है इंडिया विक्स। विक्स भी करीब 2% के आसपास का अभी तो टूटा हुआ था लेकिन अभी फ्लैट हुआ है, यानी कि बाजार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक चीज़ मेरे को आज जो बड़े शेयरों में दिख रहा है फ़र्क वो ये दिख रहा है, आज एक तो HDFC का पार्टिसिपेशन हो गया। 1 मिनट के लिए आप शुरुआत में जरा HDFC बैंक को दिखा सकते हैं तो देखिएगा जरा। दूसरा L&T वापस आ गया। ये सिर्फ अडानी और अंबानी के शेयर की वेटेज तक फंस के नहीं रह गया था। अब HDFC बैंक, L&T, एक्सिस बैंक, इन सब का अपना रोल भी है जो बाज़ार को इस समय थोड़ा मैनेज करने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं बट अच्छे से चला रहे हैं। अब आ जाते हैं कुछ एक और स्टॉक्स पे। खुश आपका शेयर में की लिस्ट में था एक हिंडाल्को। क्या अभी भी हिंडाल्को के अंदर ओपनिंग करने के बाद इसकी कोई ऑप्शन में ट्रेड बदल सकता है क्या? क्योंकि अब मोमेंटम आ रहा है मेटल्स के अंदर, ज़्यादातर शेयर मेटल्स के चल रहे हैं। मैं कोई ऑप्शन देखना चाहता हूँ, है तो वो भी बता दीजिए। सो डिम्पी आप इसमें बिल्कुल ऑप्शंस में एक ट्रेड ले सकते हैं। अगर थोड़ा अग्रेसिव बेट अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल ऑप्शंस के द्वारा आप इसमें प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो सुबह मेरा व्यू था वो अभी मेंटेन्ड है कि यहाँ पे कॉल्स में जो बेस बना था उनमें अनवाइंडिंग देखने मिल रही है। तो मेरी नजर में है यहाँ पे 460 का जो इसका कॉल है वो ये चल रहा है, सॉरी 460 का कॉल, इसका प्राइस चल रहा है 480। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। स्ट्राइक प्राइस 460 है, प्राइस इसका 480 है। इस कॉल को आप बाय करें तो जो सुबह हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे 460 और 470 के, उनके हिसाब से अगर मैं कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे आपके टारगेट्स बनते हैं 6 और 8 रुपए के। तो करीब करीब ये स्टॉक डबल होने का पोटेंशियल रखता है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 2.5 रुपीज का लेके चलें तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपके लिए काफी फेवरेबल है। तो अगर ऑप्शंस के थ्रू प्ले करना चाहें तो 460 का कॉल आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द गिवन टारगेट्स एंड स्टॉप लॉसेस। चंदन सर, एक HDFC लाइफ को आप देखोगे, सडन स्पाइक भी है और अपने डाउनफॉल को वो ब्रेकआउट भी कर रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा शायद ना चले
लेकिन फिर भी 3-4% इंट्राडे के चांसेस अभी और भी हैं। क्या प्लस करें अभी आज ही आज में? चंदन, एक बार आपसे HDFC लाइफ की बात करें तो कंपैरेटिवली स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट बना है, एक फॉलिंग जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था उसको सरपास किया है, तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। 625 मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, 666 तक के टारगेट बन रहे हैं। रिस्क ऑर्डर रेशियो बेटर है, मोमेंटम है, वापस से की मूविंग एवरेज पे ये स्टॉक सरपास कर रहा है, तो HDFC लाइफ पे ध्यान रखना चाहिए। कुछ और हमारे एक खास शौक है और वो है कुकीज खाना। कुछ देख रहे हैं आप कुकीज का क्या भाव हो गया है? 1000 क्रॉस मिसेस बेक्टर फूड 400-500 रुपए से ट्रैक कर रहे हैं हम यहाँ पे। और इस बार के रिजल्ट बहुत ही धमाकेदार थे। नॉर्थ इंडिया में भयंकर एक्सपेंशन, 2.25 लाख का रिटेल आउटलेट पे अवेलेबल है। इस बार रिजल्ट के बाद जिन्होंने कॉन ने बोला 2.5 लाख तक लेके जाएंगे। क्या भाव लगता है यहाँ से? खुश तो बहुत होंगे आप बेक्टर्स का भाव देख के। अजय, अगर आप और मैं डीलिंग रूम में आज बैठे होते हैं तो हम वो जो हमारा डीलिंग रूम का वॉर क्राई होता है ना, जैसे माल लाओ, तो हम ऑन टॉप ऑफ आवर वॉइस वो कह रहे होते हैं। वन वे रैली है, हल्का सा डिप है, बट आई डोंट इवन थिंक दैट किसी को इसको कोई डिप कंसिडर करेगा, जहां पे स्टॉक 1150 से लेके करीब 1050 तक फॉल हुआ है 100 रुपए। बिकॉज आप मूव देखिए, इतनी स्टुपेंडस और इतनी सेक्युलर मूव रही है। 20 डे मूविंग एवरेज भी इसने कहीं ब्रेक नहीं किया है फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मूव। सो बिल्कुल, ये तो मैं कह रहा हूँ जो डिप मिली है इसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए इसको बुक करने की, सोच के कि हल्का सा स्टॉक 100 रुपए नीचे आया है। ये फ्रेश एक्यूमुलेशन का टाइम है, किसी के पास एग्जिस्टिंग हो तो और ऐड करने का टाइम है, बिकॉज हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, तो दिस इज द डिप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू से बाय ऑन डिप्स। तो यहाँ पे भी आप फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करके चलें। 1150 जो इसने रीसेंट हाई बनाया था, ये तो एक पहला लेवल है जहां पे ये स्टॉक रुकेगा। फिर आई थिंक 1250 प्लस के लेवल्स भी आने वाले समय में ये स्टॉक दिखा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, 975 के पास इसका 20 डे मूविंग एवरेज है। जैसा मैंने कहा, स्टॉक ने कहीं भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं किया है, उसके नीचे नहीं स्लिप हुआ है, तो उसी लेवल को आप अपना स्टॉप लॉस बनाते चलें। एंड वन ऑफ द excellent stable finds from the stable of Ajay के analysis, so yeah, kudos to you as well Ajay on this. well, मैं तो कमेंट्री और मैनेजमेंट का प्रदर्शन जो है एनालाइज करके स्टॉक्स को टेबल पे रखता हूँ और आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। ऐसा ही एक और स्टॉक मेरे रडार पे है। कंज्यूमर स्टॉक्स की कोई खास बात नहीं कर रहा है अगर आप देखें तो, लेकिन एक स्टॉक कंज्यूमर में जो बहुत बढ़िया काम हो रहा है जहाँ पे, वो है ज्योति लैब्स। एक तो वहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, नहीं मैनेजमेंट घबराइए मत, चेंज नहीं हुआ है। मैनेजमेंट की जिस कंपनी के जो फाउंडर हैं, उनकी बेटी जिनके नाम पे ये कंपनी रखी गई थी, खड़ी की गई थी, ज्योति, वो अब नई MD बन के आ गई हैं। तो बाजार को लग रहा है कि एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश इस कंपनी में आएगा। ज्योति लैब अपने आप में कंज्यूमर की बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन अगर आप 3-4 महीने में देखें तो कई फंड्स मैनेजमेंट से मिल के आ रहे हैं ज्योति जी से, और वापस आके इसके अंदर फॉलोअप बाइंग है। रेड्डी साहब 3 महीने का चार्ट दिखाइए, वहां पे आपको दिखेगा कि खासा तेजी इस 3-4 महीने के अंदर आई है। कपिल जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं, 350 के करीब पहुंच गया, क्या ये 400 तक जाने के लिए काबिल है? ये स्टॉक का जो हम ब्रॉडर डायरेक्शन देखते हैं तो तकरीबन 2011 से लेके 2018 तक स्टॉक ने काफी अच्छी मोमेंटम दी थी। 40 वाला स्टॉक 240 हो गया, और 240 जो 220 का जो लेवल था वहां पे काफी टाइम के लिए स्टक था। आई थिंक 2017 से लेके 2000 यानी रिसेंटली स्टॉक का ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ये काफी अच्छा पैटर्न होता है कि आपका एक ब्रॉडर अंडरलाइंग टोन काफी पॉजिटिव रही हो, बाद में काफी सालों का एक कंसोलिडेशन पैच आता है, और कंसोलिडेशन पैच के बाद में जब आपका ब्रेकआउट देखने मिलता है, और खास करके जब ये हमने स्मॉल कैप मिड कैप में ये ब्रेकआउट देखने मिलता है, और अभी का जो हालात में मौजूदा जो स्तर है जहाँ पे मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफी पॉजिटिव स्तर में रहते हैं, तो ये स्टॉक एक काफी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रखते हैं। नो डाउट करंट लेवल से स्टॉक प्राइस पिछले कुछ दिनों में ही काफी स्टॉक का एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिला हुआ है, लेकिन अभी भी अंडरलाइंग टोन उसका पॉजिटिव नहीं बन रहा है। पिछले कुछ दिनों से साइडवेज रहा था, लेकिन अभी साइडवेज टू पॉजिटिव ये स्टॉक बन रहा है। लेकिन
ब्रॉडर डायरेक्शन काफी पॉजिटिव रही है, तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसको 317 के लेवल पे बन रहे हैं। स्टॉक काफी ओवर स्ट्रेच है, तो एक ही साथ बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें एक एक्यूमुलेशन का अप्रोच रखना चाहिए। तो 340 से लेवल से लेके 320 तक के लेवल के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 300 का हम पोटेंशियल स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की वजह से हम इसको थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें और थोड़ा सा ज्यादा समय दें, तो ये स्टॉक में अच्छे से रिटर्न हमें देखने मिल सकते हैं। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर दोनों में आज अच्छा मूव। इनफैक्ट अगर आप देखें जय कि दिवाली आने के पहले अभी गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी, कंदील वगैरह का बहुत बड़ा मार्केट खुल जाता है, उसके बाद फिर दिवाली लगी हुई है। यहाँ से कंज्यूमर अप्लायंसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल का एक नया चलन शुरू हो जाता है। एटलीस्ट भारत में अलग अलग स्टेट्स में, फिर पोंगल आएगा, फिर आप बिहू कर लीजिए पीछे, तो एक तरह से नेक्स्ट 6-8 महीने ये पूरा साइकिल चलेगा आपके फेस्टिवल सीजन का। इनमें ये सारे जो स्टॉक्स होते हैं ना, हैवेल्स, बजाज इलेक्ट्रिकल, ये क्रॉम्पटन कंज्यूमर, उन्होंने गांधीमती अप्लायंसेस भी खरीदी थी, तो इनमें एक्शन शुरू हो जाता है। आप कौन से बेट करेंगे इन 3-4 नामों में से? तो मुझे लग रहा है अभी जो क्रॉम्पटन की आपने बात की, तो वो अभी अराउंड 100 डे मूविंग एवरेज के वहां पर प्लेस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये प्रीवियस कुछ महीनों से हम देखें तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके बैठा हुआ था, तो उसके ऊपर जब जाता है तो अराउंड 308-310 के लेवल हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पर एक व्यू मेरा अच्छा रहेगा फेस्टिवल सीजन में क्रॉम्पटन। और ऑल्सो दूसरा जो इवन हैवेल्स होता है, ऑटो सेक्टर में भी काफी फेस्टिवल सीजन का इफेक्ट होता है। दशहरा के वक्त या इवन दिवाली के वक्त गाड़ियां ज्यादा जाती है, तो यहाँ पर भी एक ऑटो सेक्टर में भी इवन मारुति देखे या टाटा मोटर्स देखे, तो दोनों में मुझे अच्छा मूव लग रहा है। टाटा मोटर्स की बात करें तो उसमें भी फेस्टिवल सीजन का मूव मुझे लग रहा है। इवन 624 का लेवल है, तो मुझे अभी भी 645 के लेवल्स ये स्टॉक में दिख रहे हैं 1-2 मंथ्स के इंटरवल में। तो टाटा मोटर्स और इवन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का इवन फुल सेक्टर देखे तो वहां पर भी एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। ऑल्सो शुगर स्टॉक्स भी सर इसमें ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि मिठाइयां भी हम ज्यादा बांटते हैं फेस्टिवल सीजन में, तो शुगर स्टॉक्स में भी काफी एक अच्छा मूव दिख सकता है। त्रिवेणी एक स्टॉक है, उसमें अच्छा खासा कल चार्ट पैटर्न दिख रहा था, आज भी अच्छा चार्ट पैटर्न दिख रहा है, अराउंड 1% जितना बढ़ा, तो उसके ऊपर भी हम 306 के लेवल के वहां भी बाय कर सकते हैं। और अगले अराउंड 320-325 के लेवल्स तक ये स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। तो ये 3 फेस्टिवल की थीम्स है, शुगर ज्यादा आ जाती है, लोग ज्यादा बाइंग करते हैं, कार ज्यादा लेते हैं, तो ये तीनों सेक्टर का एक एक स्टॉक मेरे रडार में आ रहा था। किरण के साथ मैं डिस्कस करना चाहूंगा ग्लैंड फार्मा। 1600 रुपए के ऊपर है, लेकिन अभी बीच में 17-17.5 के करीब भाव लगा के फिर नीचे रिट्रेस हुआ है। क्या ये एंट्री देने का मौका दे रहा है किरण? ये देखिए टॉप बनाया है करीब 1700 के करीब, वो बड़ा अपग्रेड आया था जेफरीज का, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग, ये समय री एंट्री करें? डेफिनेटली ग्लैंड फार्मा का अगर हम चार्ट देखें तो एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम कह सकते हैं। 1400 के आसपास एक ब्रेकआउट आया था विद गैप अप, और साथ ही साथ 200 डेज मूविंग एवरेज के भी क्लस्टर को इसने क्रॉस किया था। उसके बाद जो एक हम बोल रहे हैं कि प्राइस करेक्शन या तो जो रीटेस्टिंग ऑफ ब्रेकआउट है वो मेरे हिसाब से हो गया है। एक एग्रेसिव बेट अगर यहाँ कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस 1600 के आसपास से ले सकता है। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस हमें जो मेंटेन करना है वो 1520 का रहेगा। 1520 के स्टॉप लॉस से ग्लैंड फार्मा करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए। जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, ऊपर में जो रिसेंट पीक बनाया है 1770 का, उसके आसपास का पहला टारगेट रहेगा। जैसे ही वो पीक क्रॉस करेगा 2000 तक की रैली ग्लैंड फार्मा दे सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस से 1520 के स्टॉप लॉस से ग्लैंड फार्मा लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे करके इंडाइसिस में अब कुछ और बढ़त आ चुकी है। 43 पॉइंट की बढ़त है। हमने शुरुआत में भी आपसे कहा था कि पहले सिर्फ 5 मिनट रुकेगा, अगर मार्केट को कुछ ज़्यादा डैमेज एडवांस डिक्लाइन में नहीं होता और ना ही विक्स ज़्यादा टूटता है, कुछ बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन दिख जाए, तो आप अब शॉर्ट कवरिंग का सेकंड राउंड देखेंगे। ये सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग हो रही है मार्केट के अंदर, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे हो रही है और ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है।
ऑप्शंस वालों को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन फ्यूचर्स वाले अपने लॉसेस को धीरे धीरे करके कम कर रहे होंगे। ये एडवांस डिक्लाइन भी आपके फेवर में है। एक बार आप इंडिया विक्स भी दिखा सकते हैं, वो भी बाकायदा लाल निशान में है अभी और 1190 के आसपास चल रहा है। एक दो शेयर जरा चेक कराने जो कि टिपिकली इसी मोमेंटम का फ़ायदा उठाते हैं, जिनमें काफ़ी शॉर्ट्स पड़े हुए हैं। उसमें एक है जुबिलेंट फूडवर्क। ये धीरे धीरे चल रहा है, अभी 3-3.5 रुपये ही ऊपर होगा, लेकिन आज कम से कम ये 15 रुपये ऊपर जा सकता है। एक बार कुछ आपकी रिकमेंडेशन जुबिलेंट पे 483 के अराउंड अभी 86 के अराउंड अभी चल रहा है, स्पीड से ऊपर आ सकता है ये? बिल्कुल आ सकता है। इट्स जस्ट दैट 485 और 488 के जो दो ये लेवल्स हैं, ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिए उसी के बीच में स्पेंड कर रहा है टाइम। कल का भी जो हाई था इसी के बीच में था। तो मेरे हिसाब से एक बार ये 148 का जो लेवल 488 का जो लेवल है, ये एक बार टेकआउट हो जाएगा ना, तब आप जो ये 15 रुपए की बात कर रहे हैं बिल्कुल मिल सकता है। 500 रुपए तक के मूव ये बहुत इजीली आपको दिखा सकता है। बट मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हल्का सा अगर कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, बिकॉज बेस फॉर्मेशन नियर टर्म में स्टॉक में हमने होते हुए देखा है। तो फिलहाल का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत क्लियरली 475 के आसपास बन के आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए फेवरेबल होगा। एक अच्छे डिप के बाद स्टॉक रिवाइव कर रहा है। बस थोड़ा सा पेशेंस हो सकता है आपका टेस्ट कर जाए अगर इसमें ये 1 से 2 दिन और स्पेंड करता है तो। ओके, ठीक है, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा ऑप्शंस का सौदा समझ लेते हैं। ऑप्शंस का चैंपियन आदित्य अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज आपने कौन सा ट्रेड चुना है, इंडेक्स का कि स्टॉक्स का? वेरी गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए मैंने स्टॉक का ही चुना है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चल रही है अभी और मेटल इंडेक्स 2 दिन से बढ़ रहा है, तो मैंने उसमें ही एक स्टॉक चुना है जिसका पैटर्न बहुत ही बुलिश बन रहा है या अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो हिंडाल्को स्टॉक है, उसमें अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में हम काम करेंगे। क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनाई है, बुलिश क्रेडिट स्ट्रैटेजी। तो इसमें 450 का पुट बेचेंगे 6.4 में और 445 का पुट खरीदेंगे 4.20 में। इसमें आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है 29,536, मैक्सिमम लॉस है 3920 और मैक्सिमम प्रॉफिट है 3080। क्योंकि ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी है तो इसमें प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, प्रॉफिट कम रहता है और ओवरऑल स्ट्रैटेजी बुलिश है। 450 के ऊपर रहेगा स्टॉक तो फिर इसमें मुनाफा होगा। ओके, ऑल राइट, ठीक है, शुक्रिया। आप हिंडाल्को पर आज पुट बेचने की राय, तो यानी कहीं ना कहीं आप इस पर पॉजिटिव ही हैं और 445 की स्ट्राइक है जो कि इस वक्त 4 रुपये 20 पैसे पर, उसे खरीदें। अच्छा ठीक है, आप एक हेड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं एक, ओके ठीक है। तो ये रहेगी हिंडाल्को पर राय आदित्य की, लेकिन रिस्क ज़रूर होता है ऑप्शन ट्रेड में, इसलिए अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कस ज़रूर कर लें। लेकिन अब समय है उस खास इंटरेक्शन का जिसकी हम बात कर रहे हैं। बजाज ऑटो की क्या है बड़ी तैयारी, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की क्या है नई स्ट्रैटेजी, नए लॉन्चेस से ऑटो सेक्टर में कैसे बदलाव आएंगे, ये सारी बातें, सारे क्वेश्चंस हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने बजाज ऑटो के ईडी राकेश शर्मा से जब खास बातचीत की तो उनसे पूछे और आइए क्या जवाब आए। ये खास इंटरेक्शन सुपर एक्सक्लूसिव आप देखें। ईटेनॉ स्वदेश में शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि भाई ऑटो सेक्टर में क्या इस समय हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एंट्री लेवल कार नहीं बिक रही हैं, एंट्री लेवल बाइक नहीं बिक रही हैं, मगर लग्जरी कार्स बिक रही हैं, एसयूवीज बिक रही हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कस्टमर नहीं है, मगर क्या कस्टमर इस समय बदल चुका है और क्या यह नया हिंदुस्तान जिससे हम बोल रहे हैं उसका नया कस्टमर है? निकुंज जी, इसको समझने के लिए पहली चीज तो हम लोगों को ये समझनी होगी कि जो मोटरसाइकिल का कस्टमर है 70% कस्टमर की आय 40,000 रुपए तक की है, तो ये एक अलग श्रेणी का कस्टमर है। कार का कस्टमर बिल्कुल अलग है। जो पिछले सालों में जो हमारी आर्थिक स्थिति रही है उसमें जो ये वर्ग है 40-50 हजार रुपए जो लोग कमाते हैं, इस वर्ग की काफ़ी क्षति हुई है। ये वर्ग थोड़ा कमज़ोर हुआ है। कोविड के टाइम पे जो इन लोगों की बचत थी वो मेडिकल खर्चे ने उस बचत में कमी कर दी है। पिछले 6-7 महीनों से एक तरह का कुछ आश्वासित हो रहा है ये कस्टमर कि अब स्टेबिलिटी आ रही है, अब एक संतुलन आ रहा है और
उसका विश्वास वापस आने लगा है। लेकिन जो टू व्हीलर इंडस्ट्री को जो आप ये देखते हैं कि अरे भाई एसयूवी गाड़ियां बिक रही हैं लेकिन टू व्हीलर नहीं बिक रहा है, वो इस चीज को दर्शाता है कि जो हमारी आर्थिक रिकवरी हुई है ये पहले ऊपर के हाफ में जो उस वर्ग का कस्टमर है उसकी जेब में पहुंची, अब धीरे धीरे हमारे जो कस्टमर है उनकी जेब में पहुंचने लगी है। अगर यही दौर चलता रहा तो मेरे ख्याल से आप टू व्हीलर में भी उसी तरह की रिकवरी देखेंगे जिस तरह की आपने कार्स में देखी। आपको लगता है वह इस साल के सेकेंड हाफ में हो सकता है? ये शुरू हो गई है इस क्वार्टर से, और धीरे धीरे अगर बाकी सब ठीक रहता है तो धीरे धीरे मेरे को लगता है कि ये ज़रूर होगा, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, जो हमारी जो देश की जनता है वो यंग है, बिल्कुल युवा लोग हैं। इन लोगों को काम करना है, इनको ट्रैवल करना है, इनको पहले लोग पूरी ज़िंदगी एक गांव और एक छोटे कस्बे में बिता देते थे, लेकिन आज तो दिन में 1 या 2 बार इनको बगल के गांव या बगल के शहर में जाना पड़ता है। रोडें बहुत अच्छी बन गई हैं तो ये मुमकिन होने लगा है, और रिटेल फाइनेंस मिलने लग गया है काफ़ी लोगों को। आप ये सब चीज़ों को अगर देखें तो ज़रूर इसमें ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए हमारे देश के लिए, हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए और इस वर्ग के कस्टमर के लिए भी। इस समय हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट है बजाज ऑटो का एक बड़ा हिस्सा हो चुका है, उसके अंदर थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल इकोनॉमीज को इस समय जज करना बड़ा मुश्किल है। जो आंकड़ा हम देखते हैं उसके हिसाब से अमेरिका स्लो डाउन हो रहा है, अफ्रीका के अंदर पॉलिटिकल और यूनिक कंसर्न्स हैं, और यूरोप की भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या वो एक बड़ी चिंता है बजाज ऑटो के लिए? देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। पिछले साल से एक्सपोर्ट्स में क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को लेके डॉलर स्ट्रांग हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स की जो करेंसीज हैं वो वीक कमज़ोर पड़ी हैं, उसकी वजह से उन देशों में इन्फ्लेशन बढ़ा है, डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें देख के इसको काफ़ी एक्सपोर्ट्स ने हिट किया, इसलिए एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन पे है। अब थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं कि संतुलन आ रहा है और रिकवरी भी होपफुली अब कमेंस करेगी। अब इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसको बस हम इसके साथ चल सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज को थोड़ा इनको कंबाइन कर सकते हैं मार्केट अंडरस्टैंडिंग और मार्केट सिचुएशन के साथ। तो वही हमारा तरीका है कि ये रियलिटी को हम रिकग्नाइज करें, उसके साथ कदम रख के चलें, ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ ना करें जो मार्केट कंडीशंस के विपरीत हो, और वेट करें कि ये मार्केट भी बदलेगा। क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे जिस तरह भारत में वो चीज़ें हैं जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ है, वो इंटरनेशनली भी इमर्जिंग मार्केट्स में है, बल्कि वहाँ और भी स्ट्रांग है। तो जैसे ही इकोनॉमीज और करेंसीज ठीक होती हैं, ये भी एक दौर बदलेगा। तो डोमेस्टिक मार्केट FY24 से बेटर होने लग जाएगा, एक्सपोर्ट मार्केट FY25 से बेटर होने लग जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ? आप सही फरमा रहे हैं, हम लोग की भी यही आशा है। बट एक्सपोर्ट मार्केट में इतनी अनसर्टेनिटीज होती हैं कि मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि FY25 में एक्सपोर्ट्स मार्केट बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अब जो बॉटम पे पहुँच गया है, क्योंकि जो निरंतर डिक्लाइन था इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में बॉटम आउट हो गया है और अब एक तरह का संतुलन आ गया है, और धीरे धीरे हमारी आशा है कि ये इम्प्रूव करेगा। मेरे ख्याल से क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 से ही थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट, सुधार देखने को हम लोग को मिलेगा। बट अगर FY25 में क्या ज़बरदस्त ग्रोथ होगा, उसके लिए मैं देखना चाहूँगा 2-3 क्वार्टर और, ये सोचने के पहले कि भाई हाँ अब FY25 में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। आप इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी है और अब विश्व की 4th लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी आंकड़ों के हिसाब से। तो आपको अगर इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनना है और विश्व की 3री सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनना है, तो आप क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या वो हो सकता है और कब हो सकता है? देखिए, ये तो एक नतीजा है। हम लोगों की कोशिश ये है कि अपनी काबिलियत बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स, अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स से लेके
अपने सर्कल में लेके आए, उनको संतुष्ट करें, उनको खुश करें और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ वो हमको ले जाता है। बट इस तरह का कोई न्यूमेरिक पोजीशन लेके हम लोग आगे नहीं बढ़ते। हम लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमको अच्छे प्रोडक्ट्स डालने हैं, हमको अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन डालना है, हमको ज़्यादा कंट्रीज़ में जाना चाहिए, हमको ज़्यादा सेगमेंट्स में जाना चाहिए। खुद कुछ चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम अपने पार्टनर्स के साथ कंबाइन करके करते हैं। तो निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता रहनी चाहिए और चेष्टा होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन क्या है? आज हम डेटा की बात करते हैं, आप वो कौन सा फिगर है, कौन सा लक्ष्य है जिसको आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक अचीव करने के लिए हम एम कर रहे हैं? इसमें निकुंज जी 3-4 चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमको नंबर 1 बनना है या नंबर 2, पर आप किसी भी मार्केट में हैं तो आप टॉप 2-3 में तो होने ही चाहिए आपको। दूसरी चीज़ कि आप कस्टमर के जहन में होना चाहिए आपको, कि कस्टमर सोचे मोटरसाइकिल खरीदनी है तो उसमें उसके दिमाग में बजाज का नाम जरूर आना चाहिए। उसके बाद अलग चीज़ है कि हो सकता है हमारी मोटरसाइकिल महंगी हो सकता है कहीं अवेलेबल ना हो सकता है कि किसी और की उसको पसंद है, बट उसके जहन में जरूर आना चाहिए कि भाई बजाज एक अच्छा ऑप्शन है, तो फर्स्ट चॉइस ऑफ कस्टमर होना चाहिए। और तीसरी चीज, जैसे जैसे हम ये अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कॉस्ट पे नहीं आ सकती। तो इसको हमको, क्योंकि हमारे को जवाब देना है हमारे शेयर होल्डर्स को, हमारे वेंडर्स को, हमारे डीलर्स को, तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग, और बजाज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास रही है, वो हम मेंटेन करके रखना चाहते हैं। आखिरी कुछ सवाल और एक कंज्यूमर सेंट्रिक सवाल। दिवाली दशहरा आते ही कस्टमर स्कीम्स का वेट करता है। स्कीम्स में मोबाइल के 2 व्हीलर के साथ मोबाइल फ्री, कई कंपनी मोबाइल के अलावा गोल्ड सिक्का भी फ्री दे रही हैं। तो इस बार दिवाली दशहरा में क्या बड़ी स्कीम्स आनी चाहिए लॉजिकली? देखिए, हमारे जो सोचने का ढंग है कि ये स्कीम्स से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर्स ने ये किया है और कस्टमर्स में एक तरह की आशा पैदा कर दी है, बट इससे सिर्फ सेल इधर से उधर शिफ्ट होता है, किसी का कोई इसमें फायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने भी पहले पार्टिसिपेट किया है स्कीम्स वगैरह में, लेकिन कुछ सालों से हम लोगों ने इस टाइप की एक्टिविटी को काफ़ी कम कर दिया है। इसके बजाय हम चाहते हैं कि यही चीज़ हम अपने प्रोडक्ट और प्राइस में इन्वेस्ट करें। अगर जो चीज़ हम 500 रुपये का, जैसे आप कह रहे हैं कोई स्कीम चलाए, उसके बदले हमको प्राइस में ही डालना चाहिए, ताकि कस्टमर को पता कि प्राइस बढ़ा के और फिर उसको स्कीम में देना वो हमको ठीक नहीं लगता। बट आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा कस्टमर्स की एक आशा बन जाती है कि भाई दिवाली है तो आप कुछ तो दीजिए, और डीलर्स लोग प्रेशर में आ जाते हैं। बट हमारा जो सिद्धांत है कि वो इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहें। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्कीम कल्चर है, इससे थोड़ा इसको कम करना या इससे दूर रहना ही बेहतर है इंडस्ट्री के लिए और कस्टमर्स के लिए भी। जो प्रीमियम मोटरसाइकिल कैटेगरी है उसमें आइशर एक डोमिनेंट मार्केट शेयर है, उनका 80% ज़्यादा मार्केट शेयर है। अब वहाँ पर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। ट्रायम्फ के साथ आपने टाई अप कर लिया है, वहाँ पर हार्ले डेविडसन और हीरो की बाइक आ रही है, टीवीएस भी BMW के साथ में आने वाला है। क्या वह एक इंटरेस्टिंग स्पेस रहेगी जहाँ पर हम डिस्ट्रप्शन देखेंगे, बड़ी खबरें देखेंगे, बड़े लॉन्चेस देखेंगे? बिकॉज छोटा मार्केट है मगर मार्जिन साहब उस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसीलिए सब लोग वहाँ पर जा रहे हैं कि एक नीश टाइप का मार्केट है, और ये जो कस्टमर है वो उसको एक तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, एक तरीके का फॉर्म चाहिए, एक तरह का उसको राइडिंग कंफर्ट चाहिए। और जब आप वो लेके आ सकते हैं और आप परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं फॉर्म के अलावा, जो क्लासिक फॉर्म है, उसके अलावा आप वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस भी उसी मशीन में दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल बन जाता है कस्टमर के लिए। और यही चीज़ अब हो रही है, और काफ़ी रुझाव रहेगा मेरे ख्याल से कस्टमर्स का कि उनको क्लासिक फॉर्म भी मिल रहा है, उनको परफॉर्मेंस भी मिल रही है वर्ल्ड क्लास, और ये सब चीज़ एक बढ़िया ब्रांड में पैकेज होके आई है। तो ये एक काफ़ी आकर्षक प्रपोजल रहेगा,
और काफ़ी वॉच द स्पेस एज दे से इन इंग्लिश। जी हाँ, बिल्कुल ये देखने वाली इंटरेस्टिंग टाइम्स आर देयर। तो आखिरी सवाल, मैं क्लॉक पीछे की तरफ लेता हूँ। बजाज ऑटो को सेकेंड वेव में इकॉनमी की वजह से मार पड़ी, फिर ग्लोबल इकॉनमी की वजह से एक्सपोर्ट्स में मार पड़ी, और एक और मार पड़ी थी, वह थी हाई कमोडिटी प्राइसेस, जिनकी वजह से भाई वाजिब सी बात है कि इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आया था। तो एक कठिनाई के तौर से गुजरा है ऑटो सेक्टर और बजाज ऑटो, मगर आने वाले 3 साल क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ अच्छे और काफ़ी अच्छे रहेंगे, जैसे मोदी साहब का नारा है अच्छे दिन आने वाले हैं? देखिए, अच्छी कंपनी का बेंचमार्क यही होता है कि हमारे सबसे मुश्किल साल में हमने अपना बेस्ट फाइनेंशियल प्रदर्शन किया। FY23 was the best ever in terms of profit for Bajaj Auto. Q1, जबकि पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है, was the best ever quarter for Bajaj Auto. तो अच्छी कंपनी का और अच्छे मैनेजमेंट का यही एक हॉलमार्क रहता है कि ऊपर नीचे तो जो होती है आर्थिक व्यवस्थाएं, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसका, आप बस उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो, आप उसको बदल नहीं सकते हो। और उस रिस्पॉन्स में अगर आप परफॉर्मेंस प्रदर्शन आपका अच्छा रहता है तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है हम लोगों को और जो हमारे पार्टनर्स हैं, डीलर्स, वेंडर्स, इन सबको, कि भाई ये लंबी रेस के घोड़े हैं, चाहे कुछ ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रदर्शन तो जरूर जारी रहेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे दिन नहीं, बहुत अच्छे दिन बजाज ऑटो के आए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन नीति नाउ स्वदेश। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो एक खास इंटरेक्शन आप बजाज ऑटो के साथ देख रहे थे, और ये पूरी इंटरेक्शन आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बार बार देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं